गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, इधर लाइव वालों को वॉइस वगैरह क्लियर है मेरी? गुड मॉर्निंग सभी को। चलो, हॉस्टल वार्डन, टोटल पेपर कितने नंबर का हो रहा है ये? इसमें से 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। चल, ये है 10 मार्क्स। ठीक है, ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है इस बार। पीएससी का जो अभी जो है उसका अलग से सिलेबस नहीं हुआ। जो पीएससी जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको बाद में वो कैंसिल कर दिया, उसमें बाल मनोविज्ञान था 10 नंबर का, तो चांसेस है कि ये रहेगा ही। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बाल मनोविज्ञान, ये सबके लिए नया है। ठीक है, पहले ये पार्ट नहीं आता था, है ना। बाल मनोविज्ञान सबके लिए नया है, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसमें 5-6 नंबर आगे होना मतलब पूरा 1 नंबर 2 नंबर में सिचुएशन चेंज हो जाता है पूरा, है ना। तो अगर आप 5-7 नंबर इसमें मार्क स्कोर कर लेते हैं तो आपका काफी कुछ, आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस बार, क्योंकि सबके लिए नया है। इसकी खास बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान है, लेकिन तब इसको सब्जेक्ट को रटना नहीं है। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं। जैसे जीएस का कोई पार्ट है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है मान लो जाए, उसको रटना ही पड़ेगा आपको। उसको आप एक बार पढ़ के जाएंगे, आपसे पेपर में नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग दिया रहेगा। उसका जो जनसंख्या है, ठीक है, बाकी कितने जिले हैं, कब कब बने, वो सब रटने वाला चीज है। उसको आप एक बार नहीं 5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट, इसकी सबसे खास बात यही है, इसको आपको रटना है ही नहीं। इसको आप अगर एक बार भी पढ़ के जाते हैं ना, तो इसमें से देखो 10 क्वेश्चन में से जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये 4 से 5 क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि किस चीज के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कथन दिया। सिर्फ कथन नहीं आएंगे, मतलब ये साइकोलॉजी किसने दिया, ये विचार किसने दिए, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मतलब 2 बार पढ़ेंगे आप तो वो याद हो जाएगा, मतलब जैसे मैं बताऊंगा आपको। तो ये 3-4-5 क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद करके जाना पड़ेगा। इसके बाद के जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन अगर आप इस चीज को एक बार समझे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, या एक बार आप समझ के गए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लिया, तो यहां पर ऑप्शन देख के आप लगा लोगे। इसमें से 2 क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े लगा लोगे कि भाई अपना दिमाग लगाओगे, 4 कथन है, इसमें से क्या हो सकता है, हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जैसे स्कूल के बारे में कुछ पूछ दिया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या चीजें बेहतर है, तो आप खुद का दिमाग लगा सकते हो उसमें। तो इतने वैचारिक रूप से समझ तो आपके में है ही, ये सबके में रहता है। और 2 क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। मतलब रटना तो है ही नहीं, रटना सिर्फ अब कथन है किसी का, तो वो तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, अब भाई कौन वैज्ञानिक कौन सा सिद्धांत दिया उसको तो याद रखना पड़ेगा, तो ये वाला लेकिन ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद ही नहीं रखना है। अब हो कितना गया, 8 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जो आप पढ़ के ही नहीं गए, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो भी बन जाएगा आपसे। जीएस के किसी भी पोर्शन में 10 में 10 100% स्कोर करना बेवकूफी होता है, वो कोई नहीं कर सकता। उसके पीछे सब भागते हैं, लेकिन फिर होता नहीं है और गलत हो जाता है सवाल। तो आपको अगर ये 10 नंबर का है, तो इसमें अगर आप 8 मार्क्स स्कोर करते हैं, आप सेफ जोन में हैं, आप आराम से दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स और हैं, मैं आपको 10 के 10 के लिए प्रिपेयर करूंगा। आप कितना हो पाते हैं ये एक अलग बात। ठीक, तो ये समझ रहे हैं आप। तो अगर मैं थ्योरी, ये तो पूरा थ्योरी है ना, मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप हर चीज को रटने का कोशिश नहीं करेंगे। आप एक बार मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ेंगे, घर में उसको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ के आएंगे दूसरा दिन, और उसके बाद आप एग्जाम के पहले एक बार पढ़ लें, आराम से हो जाएगा। बहुत, जितना भी सब्जेक्ट है इसमें सबसे इजी सब्जेक्ट यही है। लेकिन तब जब आप पढ़े हैं उसको, आप उसको समझे हैं, मैं जो समझा रहा हूं उसका दिमाग में एक बार आपका बैठ गया है, तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है।
इसमें सिर्फ सिद्धांतों को रटना है आपको, बाकी चीजों को समझ के ऑप्शन देख के टिक करना है। मैं आज ही आपको ऑप्शन मतलब बता दूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा इसमें, किस तरीके का क्वेश्चन आए हुए। अब पहले पेपर तो हुआ नहीं है इसका, लेकिन टीईटी में सब्जेक्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, और आपका जो शिक्षक भर्ती का पेपर आता है उसमें भी आता है शिक्षा मनोविज्ञान, ये उसी का पार्ट है। उसमें बहुत ज्यादा आता है, 30 नंबर का आता है उसमें, इसमें 10 नंबर का है। तो उतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है जितना वो लोग पढ़ते हैं, उससे शॉर्ट में पढ़नी है, सेलेक्टेड चीजों को आपको पढ़ के जाना है। एक ओवरव्यू मिला कैसे पढ़ना है इसको, थ्योरी रहेगा, लंबा थ्योरी रहेगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मेरे को रटना कैसे है, मैं इतना रटूंगा कैसे या रटूंगी कैसे, रटना है ही नहीं आपको, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, चल शुरू करें। हाँ हाँ, वही उसी लेवल का होगा विजय जी, टीटी लेवल का। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं फिर, डेफिनेशन से चालू करते हैं। देखो, ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज, किसी चीज को जानना, समझना। ठीक, ये हो गया क्या? ज्ञान। इसके सामने क्या लग गया अगर वी, तो ये क्या हो जाएगा? विज्ञान। मतलब किसी चीज, ज्ञान मतलब किसी चीज को जानना, किसी चीज की जानकारी लेना, बेसिक जानकारी लेना, सामान्य जानकारी लेना। विज्ञान का मतलब उसके बारे में रिसर्च करना, अनुसंधान करना, उसमें वो क्या हो गया? विज्ञान। डिटेल में जानकारी लेना, समझना, सोचना, विचार करना, अनुसंधान करना, वो क्या हो गया? विज्ञान। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में अनुसंधान करना विज्ञान। अब यहां पर किस चीज के बारे में अनुसंधान करना, तो एक मिनट, इसमें आ जाएगा क्या? मनोविज्ञान। तो ये बोला ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना, विज्ञान अनुसंधान करना, किसके बारे में? तो मनोविज्ञान। तो किसके बारे में अनुसंधान करना? जानना, मन के बारे में अनुसंधान करना या जानना, क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान। अब यहां सामने लग गया बाल, तो किसके मन के बारे में अनुसंधान कर? बच्चों के मन के बारे में, चाइल्ड, बालक के मन के बारे में क्या करना? अब इसका पूरा डेफिनेशन आप क्या बनाओगे? सीधा एक सिंपल वर्ड में, बालक के मन के बारे में क्या करना? अनुसंधान करना, खोजना, सर्च करना, यही क्या है? बाल मनोविज्ञान। बच्चे कैसे ग्रो, अब अलग अलग तरीके से होगा। फिजिकल, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके शारीरिक क्षमताओं में और शरीर में किस तरीके की वृद्धि हो रही है, उसको देखना, उसके ग्रोथ रेट को, उसके बारे में अनुसंधान करना, तो वो हो गया फिजिकल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक रूप से कैसे विकसित हो रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी। संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, चेतना का विकास, थॉट प्रोसेस का विकास, माइंड का विकास कैसे हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो गया। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं इसके। एक बेसिक डेफिनेशन देके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में चालू करूंगा। बाल मनोविज्ञान का मतलब समझ में आया? इसी चीज के बारे में हमको अध्ययन करना है। क्यों अध्ययन करना है इसी के बारे में? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फिजिकल ग्रोथ कैसे होता है, अगर आप वो ये समझ जाएंगे कि उसका मेंटल ग्रोथ कैसे होता है, तो आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं? पढ़ाने के तरीके को क्या कर सकते हैं? उसके हिसाब से इंप्रूव कर सकते हैं, उनके हिसाब से। इन्हीं साइकोलॉजिस्ट लोग, जो मनोवैज्ञानिक लोग जो तथ्य देते हैं, जो प्रयोग के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, उसके आधार पर सिलेबस डिजाइन होता है वो लोग का, कैसे पढ़ाना है, सोशली कैसे ग्रो करना है, मेंटली कैसे ग्रो करना है, उसके बारे में क्या होता है, फिर एक पूरा करिकुलम बनता है। उसके बारे में आप अगर अनुसंधान कर चुके हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि बच्चा इस एज में है तो इसका साइकोलॉजी कैसे है, तो इसको कैसे पढ़ाना है, इसको कैसे कंपैरेटिव मतलब समाज के साथ इसको कैसे सामंजस्य इसका बिठाना है। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप क्या करोगे? बच्चा गलती करेगा, मार दोगे उसको, समझ में? तो इसलिए क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। इनके रिपोर्ट जो बाल, अब बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे इसका, है कि नहीं? तो उसके आधार पे आप क्या करोगे? करिकुलम डिसाइड करोगे, उनको ट्रीट करोगे बच्चों को, और उसके हिसाब से वो क्या करेंगे? एक अच्छे वातावरण में बढ़ सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, और इसीलिए आपको इसको पढ़ाया जा रहा है। आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो वहां पे बच्चों से आपको क्या करना है? डील करना है। तो वहां पे आप जो स्टूडेंट रहेंगे उनसे कैसे आपको डील करना है, किस तरीके की उनकी साइकोलॉजी होती है, वो थोड़ा आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान। ज्यादा नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा उनसे डील नहीं, पढ़ाना थोड़ी उनको आपको। इसीलिए क्या किया गया? इसका पोर्शन कम रखा गया। समझ में? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको क्यों पढ़ना है इसको, क्यों डिटेल में नहीं पढ़ना है आप इसको, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उनको पढ़ाना नहीं है। कम क्यों पढ़ना है? क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। कोई बोला सर खाना नहीं बन रहा है हॉस्टल में, मार दिया आप उसको, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो
तो ये है बाल मनोविज्ञान। इसके बाद थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाते हैं कि ये क्या चीज है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ले जाऊंगा जिससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, और एमसीक्यू भी मैं सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको ये आइडिया लग सके आज ही के में, फर्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ये पता लग सके, ठीक है। चलो, बाल मनोविज्ञान का अर्थ, ये मैं जो डेफिनेशन दिया हूं ये वही चीज है ना, कुछ नया चीज नहीं है। जब मनोविज्ञान शब्द में बाल उपसर्ग लगा दिया जाता है तो बाल मनोविज्ञान का रूप ले लेता है, जिसका अर्थ होता है बालक के व्यवहार का विज्ञान, द साइंस ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। इंग्लिश हिंदी दोनों डुअल लैंग्वेज में अपन कवर करेंगे, ताकि इसके हिंदी जो होता है ना थोड़ा ज्यादा हिंदी हो जाता है ना, तो दोनों लैंग्वेज पे आपका नोट्स भी वैसी रहेगा जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक। बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। यही मैं बताया आपको, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, किस एज में, किस परिस्थिति में, किस इन्वायरमेंट में, उसी का क्या किया जाता है, रिसर्च, अध्ययन किया जाता है, ठीक। जब बाल मनोविज्ञान बच्चे के विकास तथा व्यवहार से संबंधित विज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान बच्चे के विकास, उसके डेवलपमेंट और उसके बिहेवियर से संबंधित विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत बालक के शारीरिक विकास, आपको बताया मैं अभी, फिजिकल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, वो इमोशनली कैसे ग्रो कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, उसकी चेतना का विकास, उसके दिमाग का विकास कैसे हो रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है, और सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो यही सब अध्ययन किया जाता है, मैं बताया हूं, उसी का एक विस्तारित रूप है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये कुछ नहीं और। मनोविज्ञान के जनक, ये फैक्ट है। अब देखो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि फैक्ट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्या, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे आपको याद। अब देखो, अब जैसे मनोविज्ञान के जनक कौन है बोला, तो फिर इसको तो याद रखना ही पड़ेगा ना, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट, विल्हेम मैक्समिलियन वुंट, ये पेपर में आया भी हुआ सवाल है। और भारत में अगर मनोविज्ञान के जनक बोलेगा तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता है, ठीक। तो अगर सिर्फ मनोविज्ञान के जनक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो कौन है, विलियम मैक्समिलियन वुंट। और अगर आपको भारत में मनोविज्ञान के जनक बोला तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता, ठीक। अब इस टॉपिक में बाल मनोविज्ञान में कई तरीके की चीजें आती है, लेकिन अभी इसको टच नहीं करेंगे हम लोग। मैं जैसा पढ़ाते जा रहा हूं, पहले इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हैं, जो पेपर में आया हुआ चीज, जो टीटी के पेपर में और जो पिछले शिक्षक भर्ती के पेपर में, यहीं से सवाल आएगा। और कहां से आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही उसी का है। तो उसमें जो आया हुआ सवाल है, जो ज्यादा आया है जिस टॉपिक को, उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, और उसके बाद जो उसमें नहीं आया है या जो उसमें कम आया है उस पर हम लोग जाएंगे। तो जो ज्यादा नंबर का आया हुआ है वो पहले कवर हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। ये वाला एक टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है उसमें, ये पूरा स्पेशल चाइल्ड के बारे में है ना। उस चैप्टर के बारे में बहुत सवाल आया हुआ है। अब यूट्यूब लाइव वाले भी ध्यान रखेंगे, ये क्लास तो यूट्यूब में भी जाएगा, तो भाई मैंने जो पहले पढ़ाया है उससे काफी चीजें ऐड होंगी ना इसमें, कुछ चीजें नई भी ऐड करूंगा मैं इसमें, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा है कि जिस समय वहां उस समय जब पढ़ाया था तो जिस तरीके से कंटेंट अवेलेबल था उसके हिसाब से आपको उस समय तैयारी करवाए थे, है ना। अब उसमें कुछ और चीजें ऐड होगी जो बेटर है, अभी के टाइम पे आ सकता है जो, है ना। चलो, विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड, ये क्या होता है पहले समझो इसको। आप लोग सामान्य श्रेणी में आते हैं, आपका कान चल रहा है, आंख प्रॉपर सुनाई दे रहा है, आंख प्रॉपर दिखाई दे रहा है, आप बोल सकते हैं प्रॉपर, आप समझ सकते हैं प्रॉपर। तो केवल फिजिकली अलग नहीं होते ये लोग, मेंटली भी अलग होते हैं, कई प्रकार से इनमें अलग विशिष्टता पाई जाती है। तो इनके लिए इनको आप कैसे पढ़ाएंगे। आप सामान्य बाल को, जैसे कि कोई सुन नहीं सकता मान लो जाए, उसको आप यहाँ पे बैठा दिए अपने साथ में और उसको आप पढ़ा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ वो सुन ही नहीं पा रहा, कैसे पढ़ेगा वो। तो साथ में बैठा के, सामान्य बालकों के साथ में बैठा के उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। उनके लिए क्या है, अलग से एजुकेशन की व्यवस्था करनी है। तो कैसे पता चला वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को, कि इनके साथ नहीं बैठाया जा सकता, इनको अलग से बैठाना पड़ेगा। होता है स्कूल अलग से होता है उनके लिए, तो ऐसे ही तो पता चला ना, रिसर्च किए तब तो पता चला। तो इसी का रिसर्च करते हैं इसमें बाल मनोविज्ञान, मतलब उनके बिहेवियर का, उनको कैसे पढ़ाना है, उनका कैसे पैटर्न है, उनको किस पैटर्न में समझाना है, तो आसानी से समझ सकते हैं। तो अब ये स्पेशल चाइल्ड वाला चैप्टर है, तो स्पेशल चाइल्ड के बारे में क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जानेंगे क्या इस चैप्टर में कि किस किस तरीके के स्पेशल चाइल्ड, फिजिकली स्पेशल होते हैं, मेंटली स्पेशल चाइल्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। उन्हीं प्रकारों को हमको क्या करना है, समझना है। और मनोवैज्ञानिक लोग जो उनका कथन दिए हैं कि क्या होता है स्पेशल चाइल्ड, तो सब लोग अपना अपना डेफिनेशन दिए, सब लोग अपना अपना रिसर्च की, अपना अपना डेफिनेशन दिए। वो डेफिनेशन कौन दिया, कौन सा डेफिनेशन, उसको हम लोग को पढ़ना है, वही सब सवाल में आएगा।
और कितने प्रकार के होंगे ये आएगा, किस किस तरीके के होता है, आईक्यू लेवल क्या क्या होता है ये। ठीक, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है इंटेलिजेंट कोशिएंट, आईक्यू क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट कोशिएंट, इंटेलिजेंस कोशिएंट। देखो ये जो लेवल होता है आईक्यू सामान्य बालक का कितना होता है, ये होता है 85 से 115 तक होता है। जैसे आप लोग का इंटेलिजेंट कोशिएंट आईक्यू लेवल है वो इतनी इस बीच में अगर है तो वो सामान्य है, कितना भी रहे, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर गए तो वो फिर क्या हो गया, जीनियस। जैसे कि आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका आईक्यू बहुत था, 150 160 के आसपास आईक्यू था उनका। तो इससे डिसाइड होता है कि वो किस स्तर में है बच्चा, इसको निकालने का मेथड भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये होता है, ये इसके अगर आप अंडर हैं, इसके नीचे हैं अगर आप, तो अब फिर आप क्या आ गए, आप थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले हैं, है ना, मेंटल लेवल पे क्या है आप, स्पेशल चाइल्ड है। तो अब इससे जितना कम है, अब 80 है तो थोड़ा कम, फिर उसके बाद 60 आ गया अगर, तो फिर ज्यादा ही मेंटली क्या है आप, स्पेशल चाइल्ड है। तो ये आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब कई प्रकार से स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एकदम आसान वाला एग्जाम्पल देता हूं। आप स्टीफन हॉकिंस को जानते हैं, कौन कौन जानता है स्टीफन हॉकिंस को? स्टीफन हॉकिंस को नहीं जानते। स्टीफन हॉकिंस का निधन हुआ है कुछ साल पहले। स्टीफन हॉकिंस जो है, आपको इमेज दिखाता हूं, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस ये जो थे, आप देखो इनको पूरा पैरालाइज्ड है ये जो मशीन है उसके आधार पे इन्होंने क्या किया, कई सारे रिसर्च किए इसी के आधार पे। तो इनको आप क्या बोलेंगे, फिजिकली स्पेशल चाइल्ड। अगर आप ये बड़ों के बारे में बात हो रहा है ना, हम लोग स्पेशली मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। अब स्पेशल चाइल्ड लग गया मतलब बच्चों के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन इसी तरीके से स्पेशल होते हैं लोग। इन्होंने कई सारे रिसर्च किए, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में इन्होंने बताया था, रिसर्च किया था उसके ऊपर। गुरु रामभद्राचार्य की बात करेंगे अगर, इनको देखें हम आप लोग, गुरु रामभद्राचार्य जो है ये बचपन से 2 महीने के जब से थे तब से सुन नहीं सकते, ये मतलब सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, सॉरी देख नहीं सकते, ठीक है। 2 महीने के थे तब से इनको एक बीमारी हो गया था, मतलब आंख में, उनके बाद वो देख नहीं, लेकिन इन्होंने कई सारे उपनिषद पुराण सारे इनको कंठस्थ हैं, देख नहीं सकते उसके बाद भी। इन्होंने खुद कई सारे बुक लिखे हैं, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है 2015 में। तो ये कैसे पढ़े, और ये ब्रेल लिपि से भी नहीं पढ़े हैं, इनका तो अलग ही स्पेशल केस है। बाकी इस तरीके के जो चाइल्ड है जिनको देख नहीं सकते उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो इस तरीके के आपको चीजों के बारे में पढ़ना है, बच्चों के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। मैं तो आपको एग्जांपल देने के लिए इनकी बात बता रहा हूं। चलो देखते हैं ये वाला टॉपिक। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यहां पे देखो, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामान्य बालकों के अलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं जो कॉमन नहीं होती, जो थोड़ी सी क्या होती है, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, ठीक। इनमें से कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं। ब्रिलियंट है वो, लेकिन वो क्या है, शारीरिक तौर पे उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, या उनकी मेंटल एबिलिटी काम नहीं कर रही है। दिमाग बहुत है, इतने अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं ये लोग भी, तो दिमाग तो है, लेकिन अब फिजिकली या मेंटली इतने ये हो गए हैं कि उनको क्या हो गया, वो प्रॉपर सामान्य लोगों के तरीके से क्या हो, बिहेवियर नहीं कर पा रहे। कुछ मंद बुद्धि होते हैं, फीबल माइंड होते हैं, उनका दिमाग कम होता है, ठीक। कुछ पिछड़े होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, सामान्य लोगों के टाइप का उनका दिमाग उतने जल्दी कैच नहीं कर पाते, थोड़ा देरी से करते हैं। और कुछ शारीरिक दोष यानी फिजिकल डिफेक्टिव होते हैं। जैसे इसमें से आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ जो हैं वो फिजिकल डिफेक्टिव हैं, ठीक है। जैसे इनको देख लो आप, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, ये 2 लोग व्हील चेयर में बैठे हैं, इन लोग का पैर काम नहीं कर रहा है। इसमें से कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, तो अलग अलग तरीके से क्या होता है, डिफेक्ट होते हैं। तो इन्हें ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट बालक अथवा अपवादात्मक बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं। कैसे? हाँ, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अपवादात्मक बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं इन्हीं को, ठीक। अब देखते हैं आगे, देखो विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ असमानताएं और विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंस रहते हैं।
ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, इमोशनल या शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं, सब तो पता है आपको, है ना। विशिष्ट बालक की परिभाषाएं, क्या क्या डेफिनेशन होता है इनका, इसी से सवाल पूछेगा। अब इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको सिर्फ एक बार समझ लेना है, दोबारा घर में जाके एक बार रीड कर लेना है, इससे जो भी सवाल आएगा आपका बन जाएगा। एक दिमाग में इमेज बन गया ना कि कैसे होता है, तो इसी में से सवाल आएगा, इसी को आपको बनाना है, इसको रटना नहीं है। आपको रटना कहाँ पे, याद थोड़ा कहाँ करना मैं बताऊंगा, ठीक। विशिष्ट शब्द का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति हेतु विभिन्न होता है। विशिष्ट शब्द का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति हेतु अलग अलग होता है। कहीं पर इस शब्द का प्रयोग सर्वगुण संपन्न के लिए भी किया जाता है, जैसे कि स्पेशल चाइल्ड, तो स्पेशल तो वो भी होता है ना जो बहुत टैलेंटेड हो, फिजिकली फिट भी हो, मेंटली फिट भी हो, उसके लिए भी क्या करते हैं, स्पेशल शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्पेशल उसके लिए भी हो सकता है जो फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है, तो दोनों के लिए यूज होता है ना, ये भी याद रखना। तथा कहीं कहीं पर असाधारण बालकों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। टेलफोर्ड तथा सावरे दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों को लगाया है, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब यहां पर आएगा आपका अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषा दी है, इसको आपको क्या करना है, 2-3 बार पढ़ के रखना है, याद करके रखना है। ऑप्शन में आएगा, आप अगर पढ़े रहोगे तभी बनेगा। और ये देख लो, ये वाला ऑप्शन में आया हुआ है टीईटी 2017 के पेपर में, तो अगर ये आया है तो मैं जो और मनोवैज्ञानिकों का जो आ सकता है आपके पेपर में उसको शामिल कर दिया हूं यहाँ पे, इसके बारे में डेफिनेशन दिए हैं, उसको 2-4 बार पढ़ना है आपको, तो याद हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको लगाना है कि ये कौन, अगर आपको कौन ये स्टेटमेंट कौन दिया है ये पता है, अगर आपको ये नहीं आता है कि कौन दिया है तो कौन नहीं दिया है ये आपको पता रहना चाहिए, इलिमिनेट कर लोगे, एकदम आसान है। चलो पढ़ते हैं। ये देखो, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये जो स्पेशल चाइल्ड है उनके जो स्पेशलिटी है, अलग है, दूसरे सामान्य से अलग कैसे है, उसको कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है, वो किसने बताया, गैरिसन ने बताया। कि इसको कैसे आप डिनोट करोगे, तो कैसे डिनोट करोगे कि उनको क्या इंस्पिरेशन, उनके इंस्पिरेशन के हिसाब से, उनकी बुद्धि, उनका दिमाग कैसा है उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उनकी परिपक्वता, मेच्योरिटी कैसी है, उनकी कितने मेच्योर हैं वो लोग। मैडम लिखो मत लिखो, ये तो पूरा मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है। पर्यावरण संबंधी उनकी अनुकूलता, यानी उद्दीपन, स्टिमुलेशन, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति वो लोग कितने फेमिलियर हैं, कैसे वो लोग देखते हैं, उसके आधार पर डिफरेंशिएट आप क्रिएट कर सकते हो। किसने कहा, गैरिसन ने कहा। विभिन्नताओं द्वारा इनके ये कैसे, इसके बारे में इनका दिमाग कैसा है, ये सब को देख के, आसपास की चीजों को देख के ये कैसे बिहेव करते हैं, उसके आधार पर वो डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। किसने कहा, सब लोग बोलोगे जब मैं पूछूंगा तो, है ना, गैरिसन ने बोला। अब क्रीक ने क्या कहा, क्रीक ने बोला विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालक से भिन्न होता है। देखो सबका मतलब एक ही है, स्टेटमेंट अलग अलग है। ये स्टेटमेंट को डायरेक्ट उठा के पूछता है पेपर में, ये स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये पेपर में आया भी है, इसी तरीके से सवाल आ भी सकता है। इसने क्या कहा, विशिष्ट बालक मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बालक से क्या होता है, भिन्न होता है। उसकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे विद्यालय के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। देखो ये जो बालक होते हैं स्पेशल चाइल्ड, वो सामान्य नॉर्मल चाइल्ड से भिन्न होते हैं, तो उनको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, स्पेशल एजुकेशन सर्विस की जरूरत पड़ती है, अलग से उनको शिक्षा। इसी शिक्षा को बोलते हैं, एक नाम है समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा। उनको स्पेशली क्या करना, ट्रीट करना, और उसके आधार पर उनको क्या करना, नॉर्मल चाइल्ड के इक्विवेलेंट में लाना। इसी शब्द का नाम है समावेशी शिक्षा, पेपर में आया हुआ सवाल है। इस शिक्षा को क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड को जो अलग से शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहा है, नाम क्या है, समावेशी शिक्षा। नाम याद रखना अच्छे से, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। चलो तो उनको क्या बोला है इसमें क्रिक ने क्या कहा, क्रिक ने बोला कि स्पेशल चाइल्ड होते तो हैं अलग अलग टाइप के, मेंटल, फिजिकल, उनको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, बोले अलग तरीके से स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ये कहा, बस एक की पॉइंट को पकड़ना, मेरा ये वाले पॉइंट को पकड़ लो बस। ये बोला क्रिक ने, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आप लगा लोगे पेपर में। हम की पॉइंट को पकड़ना है, आप पूरे स्टेटमेंट को रटना नहीं है। ये अलग से क्या बोला, बाकी चीज तो वही बोल रहे हैं ना कि भाई स्पेशल चाइल्ड लोग क्या होते हैं, अलग होते हैं दूसरों से। ये तो ये भी बोले थे, गैरिसन भी, तो क्रिक भी बोल रहे हैं। ये अलग से क्या बोल रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ती, इसी की पॉइंट को पकड़ना है आपको बस, ठीक। अब ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए।
अब आप स्पेशली पढ़ाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दोगे वो लोग को, तभी तो लोग समझेंगे, है ना। ऐसी दशा में उनके सामर्थ्य का सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी एबिलिटी का क्या हो सकता है, आप विकास कर सकते हो, उनकी एबिलिटी को डेवलप कर सकते हो आप अलग से पढ़ा के उनको। जैसे कि जो देख नहीं सकते उनको ब्रेल लिपि से आप क्या किए, आपने एक चैप्टर पढ़ा ये वाला क्या बोलते हैं हम स्पेशल चाइल्ड वाला, उनको कैसे पढ़ाएंगे, ब्रेल लिपि से पढ़ा देंगे। अब आप दूसरे क्लास में जब क्वेश्चन पूछूंगा तो वो भी बता दोगे, आप भी बता दोगे, आ गए ना आपके समझ, इस तरीके से। चलो तो ये क्या कहा, क्रिक ने बोला। उसके बाद WM क्रुत्शेंक, इन्होंने क्या बोला, एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक बुद्धिमानी तथा समाज के आधार पर सामान्य बालक की अपेक्षा गुणों में अधिक विकसित हो तथा सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षण कार्यक्रम के मध्य उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता हो। इन्होंने ये बोला कि उसको ये अलग तो हो, सामान्य बालकों से अलग तो हो, लेकिन जब आप इसको अलग से पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या एक्स्ट्रा कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़े। जैसे कि मैं आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूं, थोड़ा हाथ हिला रहा हूं, आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन वो लोग को क्या करना पड़े, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देना पड़े, थोड़ा सा टीचर उनके पास चले जाए, थोड़ा सा उनको पीठ थपथपा के पूछ ले भाई समझ में आए कि नहीं आए, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भी, टच भी उनको मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, मतलब समझ में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है हम लोग, तो यही बोल रहे हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए इन्होंने क्या बोला, स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं ये बताया। इन्होंने क्या बोला, इनको स्पेशल एजुकेशन सर्विस की जरूरत पड़ेगी बोला। और इन्होंने क्या बोला, स्पेशल इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। फिर से की पॉइंट पकड़ लो आप, कहां गया, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, शिक्षण कार्यक्रमों से विशिष्ट प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता, थोड़ा सा इमोशनल टच की जरूरत पड़ती। तो ये की पॉइंट को आपको क्या करना है, पकड़ना है। मैं जब PDF दूंगा आप इसको देखोगे, आप इसको क्या करना है, मार्क कर लो, खत्म। ये क्या कहा, WM, तो जो भी आपके स्टेटमेंट में विशिष्ट प्रकार के व्यवहार लिखा है उसको आप टिक कर दोगे। आसान करके पढ़ना है, चीजों को तोड़ के पढ़ना है। उसके बाद तो ये 3 स्टेटमेंट, अब दो स्टेटमेंट और पढ़ेंगे। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक, सब लोग यही बोले हैं, ये सब में कॉमन है, संवेगात्मक आदि विशेषताओं से विशिष्ट हो और वह विशिष्टता इस स्तर पर हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए, उसका जो डेवलपमेंट है उसके हायर लेवल पीक पर पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। स्पेशल क्या देना पड़े, ट्रेनिंग देना पड़े उनको, वो क्या है, विशिष्ट बालक कहलाता है। अब ट्रेनिंग की बात कौन कर दिया, स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष प्रशिक्षण। अभी तक हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, अब हम लोग किसकी बात कर रहे, ट्रेनिंग की जरूरत उनको, तो वो क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक। आपको लग रहा होगा सब तो सिमिलर है सर, मैं सिर्फ की पॉइंट आपको जो डिफरेंस है उसको बता रहा हूं, बाकी सब लोग कॉमन चीज बोले हैं। अलग थोड़ी कोई डेफिनेशन आ जाएगा, अलग ग्रह वाला यही डेफिनेशन रहेगा ना, लेकिन सब लोग क्या क्या जोड़े, थोड़ा थोड़ा अपना थॉट जोड़े, अपना विचार जोड़े। सब लोग एक ही जीते तो इनका नाम कैसे दर्ज होता, समझ में है, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज जोड़े हैं बस। वो एक्स्ट्रा चीज को आपको पकड़ के उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना। इन्होंने क्या बोला, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हिंदी में क्या बोला, विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, बस। क्रो और क्रो नहीं बोला ये, ठीक। आगे, असाधारण बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित, डिस्टर्ब्ड होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अधिकतम क्षमता का विकास, अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए, मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल पे जाने के लिए अपनी, मतलब वो लोग मान लो जाए, मैं मान के चलता हूं कि मैथ्स में एकदम स्ट्रांग है, तो वो लोग को स्ट्रांग है वो लोग, लेकिन उन लोग को मतलब उनकी एबिलिटी है उसमें, लेकिन वो लोग चूंकि फिजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उस परफॉर्म को पीक पे लाने के लिए देखो, जैसे कि कोई किसी के पास कोई स्किल होता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनके पास क्रिकेट का स्किल था। देखो जो स्किल होता है ना वो जन्मजात होता है, एक प्रतिभा होती है आप में, उसको सिर्फ फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है बस। कुछ कुछ लोगों को देखे होंगे आप, जैसे कि कोई सिंगर अच्छा होता है तो बचपन से वो अच्छा गाता है, सिर्फ उसको सुर में लाने की थोड़ी सी जरूरत, आवाज उसका पहले से अच्छा रहता है। कई लोग को आप देखे होंगे सिंगिंग कुछ नहीं जानते, उसके बाद भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनका आवाज सुनने का मन करता है। तो वो क्या मतलब है, उसको सीखा है क्या, कहीं से नहीं सीखा है, उसके पास वो स्किल है, चाहे वो पेरेंटियल से, मतलब पेरेंट से आया हो, चाहे कहीं से आया हो, लेकिन वो आया है वो स्किल। उसको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, सिर्फ फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है बस। तो इनके पास भी कुछ स्किल रहते हैं, लेकिन उनको क्या फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है बस, उनको बस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है।
उनको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर फील्ड, अब वो क्या हो जाते हैं, ब्रिलियंट हो जाते हैं। तो इनको क्या करें, अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसने बोला, हैरी बाकर ने। तो इस तरीके से इसको समझ के पढ़ना है। अगर आप इसको सामान्य तरीके से पढ़ोगे तो आपको वो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं जैसे की पॉइंट पकड़ा के आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में एक बार अच्छे से अगर समझ लिए तो वो दिमाग में बैठे रहेगा, आपके नहीं भूलोगे। पढ़ के देखिए, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के होते हैं, यही आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एकदम चार्ट से भी बताऊंगा, इससे भी बताऊंगा कितने टाइप के होते हैं लोग, कैसे कैसे होते हैं। चलो, पहला टाइप्स ऑफ चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, श्रवण बाधित बालक, हियरिंग इंपेयर्ड चाइल्ड, जो सुन नहीं सकते, सीधा एक लाइन में। दृष्टि बाधित बालक, विजन इंपेयर्ड, जो देख नहीं सकते, जिनके देखने में प्रॉब्लम होता है इनको। मानसिक मंदित, मेंटली रिटार्टेड, जो साइकोलॉजी मतलब मानसिक रूप से मेंटल लेवल पे जिनका उतना अच्छा नहीं होता है ना। अधिगम असमर्थी, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो सीख नहीं पाते जल्दी से, जैसे कि आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पकड़ रहे हो, सीरियस जल्दी सीख जा रहे हो, वो लोग जल्दी सीख नहीं पाते, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अच्छे से सिखाना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है। वाणी बाधित बालक, स्पीच इंपेयर्ड चाइल्ड। देखो अभी आप लोग को क्या दिख रहा होगा, मेन कि भाई जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वही स्पेशल दिख रहे हैं। कई प्रकार के होते हैं, समझ में आया? तो वो फिजिकली आते हैं, वो जो फिजिकली रूप से इंपेयर्ड है, मतलब स्पेशल है, वो लोग फिजिकली चल, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अस्थि बाधित, जिनका बोन क्या रहता है, जिनके हड्डी जो रहता है वो डिस्टर्ब रहता है, प्रॉपर सही जगह पे नहीं होता है, तो पैर तिरछा रहता है, हाथ तिरछा रहता है, इस तरीके के। भावनात्मक रूप से बाधित, इमोशनली डिसरप्टेड, मतलब ये एकदम इमोशनल होते हैं, किसी भी चीज पर रोना चालू कर देते हैं, बहुत जल्दी हंसना चालू कर देते हैं, तो इमोशनली क्या रहते हैं, परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। उसी तरीके से विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या युक्त बालक, जैसे न्यूरॉन सिंड्रोम होता है किसी किसी, जैसे कि वो बीमारी उनको था, अभी मैं बताया किनका नाम एग्जांपल दिया मैं आपको, स्टीफन हॉकिंस को, तो वो स्पेशली क्या है, समस्यात्मक, उनको पहले से क्या है, बचपन से वो बीमारी है, इस तरीके के बालक। चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुविकारों से ग्रसित बालक, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसऑर्डर्स, कई सारे डिसऑर्डर एक साथ हो गए हैं, ये से भी होते हैं। सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड भी होते हैं। और क्या होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी चिंता मत करो। समाज से असुविधाजनक बालक, सोशली अनकंफर्टेबल चाइल्ड, मतलब जो समाज में जिनको दोस्त बनाने का ही मन नहीं करता, सोसाइटी जिनको पसंद ही नहीं है, जिनको थोड़ा सा भी भीड़ आता है, 3 जन आ गए तो डर जाएंगे वो लोग, तो ऐसे जो बालक होते हैं इस तरीके। तो अलग अलग टाइप से इनका क्या होता है, 12 टाइप होता है, इसी को अपन डील करेंगे, क्या होता है इनमें, क्या इस मतलब कि क्या होता है। अभी आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो इसमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे 4 ऑप्शन में, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लोगे, उसको समझ लोगे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको लगा सकते हो बिना रटे। सबसे बड़ी खासियत यही है इसकी, समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर बोलोगे समझ तो मैं इसको पढ़ के भी लूं, नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको जरूरी। एक बार दिमाग में घुस गया तो यही आप कोशिश करो कि क्लास में बैठे बैठे ही अच्छे से इसको समझ लो, एक बार क्वेश्चन लगाओगे आसानी से लग जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, समझना तो पड़ता ही है, घर जाकर रटना भी पड़ता है, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत लगा के आओगे, लगेगा यही सही आंसर है लेकिन गलत हो जाता है। चलो, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या होती है, इनकी विशेषता देखो। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं पूर्णतः, है ना। दूसरा, विशिष्ट बालकों की गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उनका गुण अलग होता है, उनका स्वरूप भी अलग होता है, क्योंकि फिजिकली डिसरप्टेड है अगर, तो स्वरूप भी अलग होगा, है ना। विशिष्ट बालकों को समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है, नॉर्मल जो चाइल्ड है उनको जल्दी समझ में आ जाएगा, और जो सीखने की प्रवृत्ति, लर्निंग डिसेबिलिटी जिनके पास है वो देर से समझ में आएगा, उनको बार बार समझाना पड़ेगा। चौथा, अगला, एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए गए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। नॉर्मली स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा स्पेशली उनको अलग से पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं, मतलब ब्रिलियंट भी निकलते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते हैं, इतने डिसेबिलिटी होने के बाद अच्छा गाते भी हैं, अच्छे सिंगर भी इनमें से हुए हैं, अच्छे साइंटिस्ट भी हुए हैं, अच्छे टीचर भी हैं, हर प्रकार की इनकी एबिलिटी है, बस
ये फिजिकली या मेंटली या इमोशनली या सोशली क्या है, डिसऑर्डर। बस यही अंतर है इसमें। इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, बस उसको थोड़ा सा स्पेशली ट्रीट करने की आवश्यकता होती है बस। इनका दोनों का एग्जांपल में दे दिया आपको। यहां पे देखो, ये चार्ट से पढ़ना इसको, जो कितने टाइप के होते हैं ये आपको समझ में आएगा यहाँ पे प्रॉपर। जैसे कि शारीरिक रूप से विशिष्ट, फिजिकली स्पेशल चाइल्ड इसको बोलते हैं। फिजिकली स्पेशल चाइल्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर होता है। तो सबसे पहले दृष्टि विकलांग बालक जो बताया मैं, उसके बाद वाणी विकलांग बालक, ये चार्ट के फॉर्म में है, मतलब ये उससे ज्यादा बेटर है, यहाँ आप पढ़ोगे। ये तो पूरा कैटेगराइज करके मैं बना दिया हूँ। श्रवण दुर्बल बालक जो सुन नहीं सकते, और गत्यात्मक अक्षम बालक मतलब जो मतलब गति नहीं कर सकते, है ना, इस टाइप का। इसी प्रकार से प्रतिभा संपन्न बालक मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं। तो ये विशिष्ट का दो अर्थ बताया मैं, जो एकदम स्पेशल है, जो ब्रिलियंट है, वो भी तो विशिष्ट है ना, दूसरों से अलग है। जिनका IQ 160 है तो वो भी तो विशिष्ट कहलाएंगे ना, उनको भी तो आप बोलोगे बहुत स्पेशल है ऐसा करके। सृजनात्मक बालक ये भी विशिष्टता का उदाहरण है। और मानसिक मंद बालक जो बहुत कम है, वो भी तो विशिष्ट का दो अर्थ में, दो तरीके से उनका वो निकलता है। शैक्षिक रूप से विशिष्ट, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, जो जल्दी कैच कर लेता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक जो बहुत बैकवर्ड है, जो जल्दी से कैच नहीं कर पाते। और सीखने के अयोग्य बालक जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, एक बार सीख जाते हैं तो अच्छे से फिर जिंदगी भर याद रहता है, लेकिन सीखने में क्या होता है, परेशानी होती है। ये कुसमायोजित बालक मतलब जो समाज में प्रॉपर इनका एसिमिलेशन नहीं हो पाया है, जो प्रॉपर बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, वो। समस्यात्मक बालक, तो ये तो कई प्रकार से समस्या रहेगी इनमें, तो मैं बताऊंगा उसको समस्यात्मक बालक क्या होते हैं। आगे अपन इसको एक्सप्लेन डील करेंगे अपन। बाल अपराधी, ये पेपर में है, बाल अपराधी किसको बोलते हैं मैं बताऊंगा आगे, बस इसका टाइप बता रहा हूं, एक्सप्लेन तो अपन बाद में करेंगे आगे। विचलित बालक जो विचलित हो गया है, थोड़ा थोड़ा चीज में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। नशे का आदी बालक, ये भी होता है एक तरीके का। संवेगात्मक रूप से विचलित बालक, ठीक, तो ये सब उसका क्या होता है, टाइप होता है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, बस इसमें देखो कि इसमें क्या क्या टाइप होता है। चलो आगे चलो। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, सबसे पहले फिजिकली स्पेशल चाइल्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिजिकली स्पेशल चाइल्ड, लाइव वालों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से? कमेंट करेंगे भाई, थोड़ा कम्युनिकेशन बना के रखेंगे ना, आप लोग को करते रहेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब बताते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, फिजिकली स्पेशल चाइल्ड। इस श्रेणी में वे सभी बालक आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की ऐसी शारीरिक अक्षमता, डिसेबिलिटी एवं अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं जिनके कारण वे सामान्य बालकों की समान प्रचलित शिक्षण विधियों, पॉपुलर टीचिंग मेथड एवं पाठ्यक्रम में लाभान्वित नहीं होते। बोल क्या रहा है, मतलब फिजिकली ऐसे इम्बैलेंस होते हैं वो लोग, चाहे हाथ खराब होता है या पैर खराब होता है या बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, रीढ़ की हड्डी कई लोग की सीधी नहीं होती है ना, तो वो ऐसे होते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो उनके लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, बोल रहा है, जो नॉर्मल टीचिंग टेक्निक से नहीं पढ़ सकते, स्पेशल टीचिंग टेक्निक, इसी का नाम क्या है, नाम क्या है इसका, समावेशी शिक्षा। तो इसी के आधार पर होते हैं, उन पर लाभान्वित नहीं हो पाते, अलग से उनको जरूरत पड़ती है, वही फिजिकली डिसेबिलिटी। ये शारीरिक अक्षमताएं एवं अयोग्यताएं प्रायः इन बालकों के अन्य क्षेत्रों में विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि ये आसानी से कहीं पे जा नहीं पाएंगे, कहीं पे आ नहीं पाएंगे, अपने मतलब किसी के सहयोग के बिना चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या, स्पेशली क्या चीज की जरूरत, विकास में इनके क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है फिजिकली। अतः इन्हें शिक्षित करने एवं स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष विधियों एवं सहायता यंत्रों के उपयोग से शिक्षा देने और निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता है, उसको आप क्या करोगे, एक सिंबल होता है, उसके हिसाब से उनको पढ़ाते हैं, है ना, तो इसके लिए उसके लिए स्पेशल हो गया ना वो। और उसी तरीके से जो ब्रेल लिपि बताया मैं, जो देख नहीं सकता है उसके लिए, तो वो छू छू कैसे, आगे दिखाऊंगा। ये देखो, जैसे कि ये चेयर है, अब ये प्रॉपर इनका पैर ठीक नहीं है अगर, तो इनके लिए क्या करिए, चेयर बना दी, व्हील चेयर। अभी चेयर का व्यवस्था हर जगह रहता है आजकल, रेलवे स्टेशन में भी रहता है, एयरपोर्ट में भी रहता है, तो वहां पे कर दिए, तो उनको क्या एक्स्ट्रा सुविधाएं दिए,
जो देखो जो कमजोर होते हैं उन्हीं को क्या मिलती है, एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलती है, रिजर्वेशन इसका एक एग्जांपल है। समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता था, तो उनको आप क्या करोगे, लाने के लिए समान मतलब कि मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करोगे, स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, मुख्य धारा में आ जाएंगे। इसी तरीके से ये है ना, कई तरीके की डिसेबिलिटी होती है, जैसे किसी का ये देखो आंख इनका ठीक नहीं है, ठीक, अब अलग अलग, ये देखो हाथ इनका अलग से बोला, जैसे जिनका हाथ ही नहीं है उनके लिए क्या कर दिया गया, एक बनाया जाता है अलग से जिनका हाथ है ना, कृत्रिम बनाया जा चुका है, पैर भी अब डिजाइन किया जा चुका है, वो चल भी लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से स्पेशली ये देखो, तो अलग अलग तरीके से होता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उपवर्गों में रखा जा सकता है। अब फिजिकली डिसेबिलिटी वालों को कई सारे क्या रहेंगे, ये फिजिकल डिसेबिलिटी तो है, लेकिन कितने टाइप से फिजिकल डिसेबल है, ये कान नहीं सुने वो भी फिजिकल, लेकिन अलग अलग टाइप होता है। तो क्या होता है, देख इसी के अंदर पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, सेंसरी हैंडीकैप्ड चाइल्ड, जिनके सेंसेस जो होते हैं, ज्ञानेंद्रियां, इंद्री जिसको बोलते हैं इंद्री, वो इंद्रियां क्या होती है जिनकी डिफेक्ट होती है, उनको क्या बोलते हैं, सेंसरी हैंडीकैप्ड चाइल्ड बोलते हैं, या सांवेदिक रूप से विकलांग बालक बोला जाता है। उसमें क्या आएंगे, जैसे कि जन्मांध, आप पहले क्या जानते थे कि हैंडीकैप्ड मतलब वो सब एक ही हैंडीकैप्ड होता है, हैंडीकैप्ड सब लोग, ऐसा नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड में कई सारे अलग अलग हैंडीकैप्ड, यही पढ़ना है मेन, जानते इसके बारे में आप पहले से हो, थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देके समझना है क्या क्या कैटेगरी होता है इनका, उसी को पूछेगा, जब आप नहीं पढ़े रहोगे आप पेपर में नहीं लगा सकते आप, इसीलिए इसी को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा अटेंशन दोगे आप समझ जाओगे, है ना। तो ये फिर सेंसरी हैंडीकैप्ड चाइल्ड, जैसे कि जन्मांध, मतलब जन्म से क्या है, अंधे, कमजोर दृष्टि वाले, देखो एक तो अंधे हैं, आंख नहीं है, और दूसरा क्या है, दृष्टि कमजोर है, अलग अलग है ना, दोनों एक ही नहीं है लेकिन कमजोर है, जो बहरे हैं सुन नहीं सकते, या ऊंचा सुनने वाले सुन सकते हैं लेकिन क्या ऊंचा सुन सकते, श्रवण दोष है, देर से बोलना सीखते हैं जो लोग, मतलब जो हकलाते हैं, मतलब जो देर से बोलते, ठीक है, जो जल्दी नहीं बोल सकते, तुरंत नहीं बोल सकते, बीच बीच में क्या होता है पॉज लेते हैं वो, और गूंगे, ये पूरी तरीके से बोल नहीं सकते। तो हर अलग अलग तरीके, ये किस में आते हैं सब लोग, सेंसरी हैंडीकैप्ड चाइल्ड में आते हैं। नाम को याद रखना, इसमें फिजिकली डिसेबल्ड तो है, लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड में कौन से कैटेगरी में आते हैं, इनको क्या बोले, सेंसरी हैंडीकैप्ड बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, यही आपको पकड़ के रखना है, इनका नाम क्या है स्पेशली, है ना, तो ये है, ऐसा पकड़ के रखना है, इसी तरीके से सवाल आएगा, ये किस कैटेगरी में आते हैं, ऐसा समझ रहे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, गतिक रूप से विकलांग बालक, ये प्रॉपर दिख रहा है ना फॉन्ट का साइज लाइव वालों को, चलो गतिक रूप से विकलांग बालक, मोटरिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, जैसे इसमें क्या होता है भाई, लो शरीर के किसी अंग को पोलियो हो गया है, लकवा मार गया है, जैसे कि देखो पोलियो हो जाता है, अंग पतला हो जाता है, बचपन में पोलियो ड्रॉप नहीं पीते तो, ठीक है, लकवा मार गया है मतलब एक से दोनों साइड होता है, इसके एक साइड भी होता है, दोनों साइड भी होता है, पैर में लकवा, हाथ अलग अलग तरीके का होता है, हैंडीकैप्ड, तो वो अलग अलग तरीके का होता है, तो वो काम करना वो पार्ट बन जाता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में बंद हो जाता है, तो वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उनको भी क्या बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड में क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, गति रूप से विकलांग बालक, जो मोशन नहीं कर सकता, वो पार्ट उनका मोशन नहीं कर सकता, उसके अंतर्गत वो लोग शामिल होते हैं, है ना। अनियमित रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, दुर्घटना या लंबी बीमारी के कारण पूर्ण या आंशिक क्षति होती है, दुर्घटना हो गई या आंशिक क्षति हो गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया जैसे कि, तो वो लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये हैंडीकैप तो दो तीन तरीके से हो सकते हैं, बचपन से पोलियो हो गया तो पैर काम करना बंद कर दिया, अब जिसको पोलियो नहीं हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया, तब भी तो पैर ही काम करना बंद किया है, तो उसको भी इसी के अंदर शामिल करें, ये बोलने का मतलब है। जो कि बालक प्रभावित अंग को गति को अनियंत्रित और अनियमित कर देती है, मतलब प्रॉपर आप मोशन नहीं कर सकते, इस तरीके का, ठीक है। चलो बहुल विकलांग बालक, मल्टीपल डिसेबिलिटी, सब एक साथ हो गया, पैर भी नहीं काम कर रहे, हाथ भी नहीं काम कर रहे हैं, और बहरे भी हैं, तो अलग अलग तरीके का डिसेबिलिटी एक साथ जिनको आ गई है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी। इस श्रेणी के अंतर्गत वे बालक सम्मिलित हैं जो एक से अधिक शारीरिक निर्योग्यताओं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, ये एक रोग होता है सेरेब्रल पाल्सी, जो साइकोलॉजिकल रोग होता है, जिससे क्या होता है कि मेंटल डिसऑर्डर है, ये माइंड से होता है,
इसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सेरेब्रल पॉल्सी, ये पैराप्लेजिया, ये एक बीमारी होती है जिसमें ये जो कमर के नीचे का पोर्शन है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये इस तरीके की बीमारी होती है। और आपका दोनों पैर काम करना बंद कर दिया, ये इस तरीके की अलग अलग टाइप की कई सारी बीमारी होती है। तो उसको किस में रखते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी में रखते हैं उसको। अब इसमें आपका पैर का नीचे काम करना तो बंद कर दिया है, मतलब आपका पैर काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसके कारण है, वो आपके मतलब कि तंत्रिका तंत्र के कारण है, माइंड के कारण, वहां पर नर्व सिस्टम के कारण वहां पे पैर काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो गया हड्डी टूट, हड्डी नहीं टूटेगा आपका, वो तो किस में आ जाएगा, फिजिकली डिसेबल्ड में आ जाएगा। यहां पे आपका पैर काम नहीं कर रहा है, वो इसके कारण है, माइंड के, मतलब कि आप कह लीजिए उसको क्या बोलेंगे, उसको न्यूरोसर्जन के पास आपको जाना पड़ेगा। मेंटल लेवल पे आपको ब्रेन का कनेक्शन पैर से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका पैर काम नहीं कर रहा है। तो आप किस में आओगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी में। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पोलियो हो गया, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं है, वो फिजिकल डिसऑर्डर है। समझ में आया? तो इसके कारण जो भी बॉडी का सिस्टम है, अगर वो इसके कारण, ब्रेन के कारण काम नहीं कर रहा, ब्रेन से उसका कनेक्शन टूट गया इसलिए वो काम नहीं कर रहा है वो पार्ट आपका, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है या पोलियो हो गया है जिसके कारण पैर आपका काम नहीं कर रहा है, तो वो फिजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आएगा। समझ में आया अंतर? एकदम क्लियर। चलो, मानसिक रूप, यही डिफरेंस को समझना है, पकड़ना है डिफरेंस को नहीं पकड़ पाए ना तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, मेंटली स्पेशल चाइल्ड। अब इनमें भी कई टाइप होगा, जैसे कि फिजिकली डिसऑर्डर का मैं 3 टाइप बताया, वैसे इनमें भी कई टाइप होता है। एकदम ओवरव्यू तो समझ लिया आप लोग, मेंटली डिसऑर्डर मतलब। अब आपसे चलो आगे, असामान्य बौद्धिक क्षमताओं वाले सभी बालक इस वर्ग में आते हैं। जैसे कि कई बालक लोग को देखे होंगे आप लोग, अचानक से एकदम हंसना चालू कर देते हैं, अचानक से एकदम रोना चालू कर देते हैं, भीड़ को देखते हैं तो डर जाते हैं, तो वो क्या है, मेंटली स्टेबल नहीं है वो लोग। समझ में? तो यह बौद्धिक असामान्यता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अब देखो, इसमें एक टाइप होता है प्रतिभाशाली बालक, जीनियस चाइल्ड। जैसे साइंटिस्ट लोग को आप देखे होंगे, साइंटिस्ट लोग को, कई साइंटिस्ट लोग क्या पागल टाइप के दिखते हैं, रिसर्च बहुत बड़ा बड़ा किए रहते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट लोग बेसिकली कैसे टाइप के रहते हैं, एकदम मस्त मौला। अब आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो क्या है, वो लोग मस्त मौला बोलोगे आप, मस्त रहते हैं, अपने में बिंदास रहते हैं, कोशिश करते हैं खुश रहने का, क्योंकि उनको इतना सारा रिसर्च करना है। अगर वो छोटे छोटे चीज से परेशान होते रहेंगे तो रिसर्च नहीं कर पाएंगे वो लोग। अपने आप को क्या करते हैं, खुश रहने की, रखने की कोशिश करते हैं वो लोग। लेकिन आपको क्या लगेंगे, मैं चुप बैठा हूं ये हंस रहा है, तो पागल लगेंगे आप, रहते नहीं है पागल। तो वो क्या है, पॉजिटिव मेंटल स्पेशल चाइल्ड, मतलब पॉजिटिव है वो अच्छे, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, जिससे वो समाज को कुछ दे सके, कुछ रिसर्च कर सके। तो अपने आप को क्या करें, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कई लोग लाफिंग थेरेपी एक होती है, लाफिंग थेरेपी, हंसते हैं। तो आप नॉर्मल टाइम पे अगर मीटिंग चल रहा है हंसना चालू कर देंगे तो आप समझेंगे पागल है करके, लेकिन वो क्यों कर रहा है, अपने मेंटल पीस के लिए कर रहा है। तो आपको लगेगा ऐसा, लेकिन है नहीं एक्चुअली, है ना। तो ऐसा, तो धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ये प्रायः विलक्षण बुद्धि अथवा किसी क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय उच्च स्तरीय योग्यता या उपलब्धि रखते हैं। इनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। क्या नाम है इनका, प्रतिभाशाली बालक, जीनियस चाइल्ड। स्पेशल में मैं बताया एक जीनियस होता है, एक मंद बुद्धि भी होता है, तो मैं जीनियस चाइल्ड के बारे में पढ़ा रहा हूं। इनका आईक्यू लेवल बहुत जबरदस्त होता है। आईक्यू लेवल किससे ज्यादा होगा तो जीनियस हो गया। नॉर्मल आईक्यू कितना होता है, 85 से 115, उसके बीच में है तो नॉर्मल आईक्यू, उससे ज्यादा हो गया तो स्पेशल चाइल्ड में आ जाएगा ना, है ना। तो अब देखो आईक्यू कैसे मापते हैं, 120 से ज्यादा होता है इनका आईक्यू। अब देखो आईक्यू कैसे मापते हैं, मानसिक आयु अपॉन क्या वास्तविक आयु, ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मैं निकालना भी बताऊंगा आपको, एक न्यूमेरिकल टाइप आता है आईक्यू निकालना, कैसे निकालोगे आप। तो मानसिक आयु क्या है वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। उसके बाद ये वास्तविक, मेंटल एज, इसको बोलते हैं मेंटल एज, और इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज MA/CA, MA/CA इंटू क्या कर दोगे आप 100, तो ये क्या निकल जाएगा, किसी भी बच्चे का क्या निकल जाएगा, आईक्यू अपना निकाल के देख लेना आज। नॉर्मल 80% लोगों का, 90% लोगों का किसके बीच आता है, 85 to 115 के बीच आता है, मतलब आप अच्छे हो। किसी का 85 से कम आ गया तो स्पेशली कल से पढ़ने आना, अलग से क्लास लेंगे उनके लिए, ठीक है। 85 से कम आ गया तो, और 115 से ज्यादा आ गया तो मैं ही बैठ जाऊंगा, आप ही लोग पढ़ा देना, ठीक है। चलो, तो ये है क्या, आईक्यू लेवल। इसे चेक करते हैं, ये पेपर में आया एक बार,
कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। इसमें मेंटल एज भी दिया हुआ था, मैं बताऊंगा अभी एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो ठीक है। ये भी दिया था, अपन एक सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पेपर में भी सॉल्व कर लोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, दोनों दिया रहेगा उसमें। ऐसा नहीं इसको भी निकालना पड़ेगा उसको भी निकालना, इतना नहीं देगा वो, दोनों दिया रहेगा, चुपचाप आपको फॉर्मूला पता है आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे कि ये किस एज में है, आईक्यू लेवल उसका क्या है। बोलते ना किसी किसी का इसका आईक्यू बहुत वीक है। जनरली इन कॉमन क्या होता है, आईक्यू जिनका वीक होता है मैथ्स और रीजनिंग प्रॉपर नहीं बना पाते, क्योंकि आईक्यू जिनका अच्छा है वो क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजों को सोच पाते हैं। मैथ्स में किस चीज का जरूरत पड़ता है, चीजों को आप क्या करो, सोच पाओ, दूर तक सोच पाओ। ये करूं फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका आंसर ऐसा आएगा। तो आपके पास क्या रहना चाहिए मैं बताऊंगा। क्रिएटिव और जीनियस में दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा मैं। चलो ये देख आ ही गया, सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। क्या होता है सृजनात्मक बालक, आप बताओ मेरे को। क्रिएटिव चाइल्ड और जीनियस क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या अंतर होता है दोनों में। दोनों होशियार हैं। क्रिएटिव जो है उसको भी बोलते बहुत क्रिएटिव है ये, और ये बोलते बहुत जीनियस है ये। क्या अंतर है दोनों में, देखो क्रिएटिव जो है सृजनात्मक, सृजन, इसमें सृजनात्मक सृजन करता है ना। चलो ठीक है सही बोल रहे हो, देखो बताता हूं। इसमें क्या शब्द जुड़ा है, सृजन, क्रिएट। क्रिएटिव में क्या जुड़ा है, क्रिएट, मतलब नई नई चीजें सोच सकता है वो बालक या वो बालिका। मैं दोनों की बात कर रहा हूं ना, बुरा मत मानना आप लोग चलो, तो वो क्या करता है, नई नई चीजें सोच सकता है। जैसे कि देखो मैं एकदम बेसिक एग्जांपल बताता हूं आपको उदाहरण से। जीनियस और क्रिएटिव में अंतर क्या होता है। जो जीनियस, एक स्टेच्यू आप बना दिए, ये बना दिए, एक अच्छा स्टेच्यू है ये स्टेच्यू बना दिए, तो जो जीनियस बालक रहेगा ना वो क्या करेगा, इसी के उसको आप ट्रेनिंग दोगे, उसको आप सिखाओगे तो सेम टू सेम अच्छा बना देगा, ऐसी बना देगा वो, एकदम हूबहू बना देगा वो। आपको लगेगा बहुत शानदार क्रिएट, मतलब अच्छा चीज बनाए हैं, अच्छा रहेगा वो, जीनियस है वो। इसी का क्या कर दिया, वो कॉपी कर दिया, अच्छा कॉपी कर दिया, तो वो क्या है, जीनियस। लेकिन अगर आप उसको ये नहीं दिए, उसको बोले एक अच्छी मूर्ति बनाओ, आप स्टेच्यू बनाओ, वैक्स का स्टेच्यू बनाओ, वो बहुत अच्छा क्रिएटिव स्टेच्यू बना देगा वो, जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं है वर्ल्ड में, वो बना देगा वो क्या है, क्रिएटिव। जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो क्या है, क्रिएटिव होते हैं। लेकिन जो स्टेच्यू बनाता है गणेश भगवान का, वो जीनियस है, वो क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि वो वैसा स्टेच्यू बना रहे जो पहले से बन चुका है। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप वो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन में जाओगे हूबहू ही आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक ओवरव्यू दिमाग में रखो, ये अलग होता है, ये डिफरेंस होता है। सृजन करना, नई नई चीजें क्रिएट करना, जो नई नई चीजें क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप लोग मेहंदी बनाते हो, लड़की लोग, तो आप मेहंदी बनाओगे तो हर बार अलग डिजाइन बना सकते हो, तो आप लोग क्या हो, क्रिएटिव हो। घर में रंगोली बनाते, लड़के भी बनाते हैं लड़कियां भी बनाती है, तो रंगोली हर बार आप अलग बना रहे हो, तो आप क्या हो, क्रिएटिव हो। लेकिन आप कॉपी कर रहे हो तो आप जीनियस हो, आप क्रिएटिव नहीं हो। जो रट के पास हो रहा है वो जीनियस है, वो क्रिएटिव नहीं है। जो समझ के पास हो रहा है वो क्रिएटिव हो, रट वो जीनियस नहीं है। अंतर है दोनों में। तो सृजनात्मक, सृजन में और इसमें कई मनोवैज्ञानिक जो हैं वो बहुत रिसर्च किए हैं इसके ऊपर, क्रिएटिव और जीनियस में डिफरेंस क्या है करके, और फाइनली इस निष्कर्ष पे वो लोग पहुंचे। मैं बहुत सारे डेफिनेशन को पढ़ के आपको एक क्रीम पार्ट निकाल के बता रहा हूँ। ऐसा दिमाग में एक ओवरव्यू रखना, बाकी सबके डेफिनेशन को पढ़ने की क्या जरूरत है आपको, समझ में आया। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो सृजनात्मक बालक, कुछ विद्वान सृजनात्मक बालक को भी उच्च मानसिक योग्यता वाले या प्रतिभा संपन्न बालकों की श्रेणी में रख देते हैं। दोनों बराबर बता देते हैं, दोनों क्रिएटिव भी वही है, जीनियस भी वही है बोल देते हैं। जबकि अन्य सृजनात्मक बालक को प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट बालक से भिन्न मानते हैं। वही मैं आपको बताया, कुछ साइंटिस्ट इनको बराबर मान लेते हैं, लेकिन कुछ क्या मनोवैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं, अलग मानते हैं। अनेक अध्ययनों एवं शोध से प्रायः एक औसत बौद्धिक क्षमता वाले बालक को अधिक सृजनात्मक पाया गया। देखो जो क्रिएटिव होते हैं वो लोग ब्रिलियंट नहीं होते, वो लोग का बौद्धिक क्षमता आईक्यू लेवल 160 150 नहीं होता है, वो लोग का नॉर्मल होता है, 85 से 115 के बीच ही होता है। और ज्यादातर क्रिएटिव चाइल्ड औसत होते हैं, एवरेज होते हैं। एवरेज जो पढ़ने में एवरेज होते हैं, जो सीखने में औसत होते हैं, जो परफॉर्म करने में औसत होते हैं, वही लोग क्रिएटिव होते हैं, ये देखा गया है। तो अगर आप औसत हैं तो मायूस नहीं होना है, आप ही लोग क्रिएटिव हो, समझ में। देखिए जो बहुत ज्यादा परसेंटेज जिनका नहीं आता है, ठीक है, एवरेज एक परसेंटेज लाते हैं, वही लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत लोग स्किल अच्छा होता है, कई लोग पेंटिंग अच्छा बना लेते हैं, कई लोग ड्राइंग अच्छा बना लेते हैं, कई लोग रंगोली अच्छा बना लेते हैं, कई लोग कुछ और अच्छा बना लेते हैं, कई लोग क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो वो लोग क्या है, एवरेज है वो लोग, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। और ज्यादातर लोग 80 से 85%
पॉपुलेशन जो है वो इसी लेवल में आती है। जो 10% लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है वही लोग हैं। आईक्यू आपके हाथ में नहीं है, और आईक्यू को आप थोड़ा बहुत ऐसा, आपका आईक्यू 110 है, 105 है, आप 106 107 कर सकते हो थोड़ा प्रैक्टिस करके, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आपके हाथ में नहीं है, वो जेनेटिक होता है। वो आईक्यू आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है। आप औसत हो, आप ब्रिलियंट बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, बहुत ज्यादा आप 12 घंटा भी पढ़ लोगे, 14 घंटा भी पढ़ लोगे, सोओगे ही नहीं तो भी नहीं कर सकते आप एवरेज हो, आपको उसी परफॉर्म में रहना, और वो कोई बुरा बात नहीं है। वही लोग क्रिएटिव होते हैं, बराबरी थोड़ी करनी है आपको, आप खुद में स्पेशल हो, हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। थंब इंप्रेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, ये थंब भी एक ऐसा चीज है जिसकी कॉपी नहीं हो सकती है। ये सबका कॉपी हो जाएगा, हर चीज का कॉपी हो जाएगा। थंब एक ऐसा चीज है, इस इंप्रेशन का कॉपी नहीं कर कभी कॉपी, हर इंसान का अलग रहता है, हर इंसान का अलग रहता है। मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, इसीलिए थंब इंप्रेशन लिया जाता है। नहीं तो क्यों आपके दिमाग क्यों नहीं लगा है? चेहरे का ऐसा इंप्रेशन क्यों नहीं लेते हैं? ऐसा क्यों नहीं लेते हैं? इसका स्पेशली लेते हैं, समझ में? चलो, ये भी अलग है, लेकिन कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूं, ये ज्यादा। तो ये समझ में आ गया, ये वही बताया ये। तीसरा, मंद बुद्धि बालक। अब मैं आपको अभी स्पेशल जीनियस के बारे में बताया, क्रिएटिव के बारे में बताया, और स्पेशल चाइल्ड आप किसको बोलेंगे? मंद बुद्धि बालक को भी बोलेंगे, रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक, अब देखो, इनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू औसत से भी क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या मंद बुद्धि क्या होंगे? 85 से कम हो तो मंद, सिंपल डेफिनेशन, आईक्यू कम है, मंद बुद्धि। और क्या है? और एक और 2-3 डेफिनेशन मैं बताता हूँ जिससे पेपर में आता है। देखो पेपर में एक तो आया भी हुआ है, इनमें से कुछ सामान्य कक्षाओं में ही या अलग से विशेष शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षित करके स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं। बुद्धि इनकी मंद बुद्धि होती है। जैसे कि मान लो जाए आपको नॉर्मल में आने के लिए 84 चाहिए, अब इनका 82 है, तो थोड़ा सा आप स्पेशली इनको ट्रीट करके 85 तक ला सकते हो, मतलब ये नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आप आईक्यू में अपना मेहनत करके इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें चेंज आप नहीं ला सकते, समझ में है? और कोशिश भी नहीं करना है उतना, सामान्य रहना है, क्रिएटिव रहना है, वो ज्यादा बेटर है। बच्चा है जीनियस के, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो थोड़ा सा मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन कई लोग को आप देखे होंगे, बच्चे लोग को कि एकदम आसानी से यही वे क्लास में सीख के दूसरा दिन पूरा एकदम रटा याद रहता है वो लोग को। तो उन लोग को क्या है? मेंटल एबिलिटी अच्छी है, बस मेंटल एबिलिटी मतलब याद करने की क्षमता अच्छी है, कैच करने की क्षमता अच्छी है ना? बस मानसिक आयु उनकी कालक्रमिक आयु से कम होती है। जो उनकी मेंटल एज होती है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से क्या होती है? कम होती है। ये क्या होते हैं? रिटार्डेड चाइल्ड, मंद बुद्धि वाला। जो उनकी दिमाग की जो एज होती है वो क्रोनोलॉजिकल वास्तविक एज से कम होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? मैंने आपको 2 चीज बताया था आईक्यू चेक करने के लिए, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। ये कम होता है ये इससे, तो वो क्या हो जाएंगे? मंद बुद्धि वाला। ये डेफिनेशन याद रखना, पेपर में यही आया हुआ। मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, उसमें पता चल जाएगा आपको इसको। हाँ, मेंटल एज मैडम, ये वाला एज। बौद्धिक क्षमता कम होगी, जो आपकी वास्तविक क्षमता है मतलब एज है, उससे मानसिक आयु होती है। एक तो मानसिक आयु होती है और एक तो वास्तविक आयु होती है। तो मानसिक आयु आपकी कम है वास्तविक आयु से, तो आप क्या है? मेंटली रूप से वो क्या है? मंद बुद्धि बालक। क्या बात कर रहे हो लोग? क्या बोल रहे हो? कोई डाउट है? अलग अलग रहेगा सर। अभी मैं आपको एक सॉल्व कराऊं। हाँ, अब देखो वो मैं आपको अभी जब सॉल्व कराऊंगा एमसीक्यू, तो बता आपको मेंटल एज दिया रहेगा, वो आपको ऐसा वैसा नहीं निकालना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं बताता हूँ आपको उसको, ठीक है? चलो, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, एजुकेशनली स्पेशल चाइल्ड। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक वे होते हैं जो पढ़ने लिखने की योग्यता एवं निष्पादन में इंप्लीमेंटेशन, निष्पादन मतलब सामान्य बालकों से अलग होते हैं। पढ़ने लिखने की उनकी क्षमता, उनके कैचिंग पावर है ना, उनका स्किल अलग अलग होता है ना। उनको 3 वर्गों में रखा जा सकता है उनको। पहला, शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, एजुकेशनली प्रॉस्पेरियस चाइल्ड। ठीक, मतलब शैक्षिक रूप से क्या होते हैं? समृद्ध बालक। अब ये स्पेशल चाइल्ड में अब ऐसे एक तो कमजोर होंगे शैक्षणिक रूप से और एक स्पेशल होंगे, मतलब बहुत ज्यादा जीनियस होंगे, इस टाइप का। मतलब ऐसे बालकों की उपलब्धि स्तर सामान्य बालकों की तुलना में काफी अच्छी होती है।
अचीवमेंट अच्छा होता है उनका, जो स्पेशली एजुकेशनली पर प्रॉस्पिशियस है ना। इनमें सीखने की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी, सीखने की क्षमता, मैं अभी बताया आपको। कैचिंग पावर जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, कैचिंग पावर क्या होता है, अच्छा होता है इनका। समझ और विचारों का समन्वय उच्च स्तरीय होता है, हाई लेवल का होता है, अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल की होती है, वो इसमें आते हैं। प्रायः लोग शैक्षिक रूप से समृद्ध और प्रतिभाशाली बालकों को एक ही वर्ग में रखते हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध मतलब जो एजुकेशनली क्या है, अच्छे हैं, और ये जीनियस है, उनको क्या है, एक ही में रख देते हैं। जीनियस है मतलब क्या होगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, मतलब ऐसा बोल देते हैं, मतलब जीनियस का मतलब, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वो। जीनियस मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने में अच्छा, जीनियस वो भी तो है जो पेंटिंग में अच्छा है, वो भी तो जीनियस है। सिर्फ पढ़ने लिखने में अच्छा अच्छा थोड़ी हो जाएगा, है ना। चलो, प्रतिभा संपन्नता जन्मजात होती है, जबकि उच्च शैक्षिक उपलब्धि उचित अभ्यास, निर्देशन और प्रयासों का प्रतिबल होती है। जैसे कि देखो, टैलेंट जो होता है, जो स्किल होता है, मैंने क्या बताया आपको, कुछ स्किल आपके अंदर होगा, वो क्या होगा, जन्मजात होगा। जैसे कि आप गा अच्छा सकते हैं, तो जो स्किल, जैसे कि जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने शुरुआती एज में ही पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये स्किल है और मेरे को इसके ऊपर काम करना है। समझ में है आप, जो 10% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल हैं, जिन लोग एक्चुअल में अपने मन का काम कर रहे हैं, जिनको काम करने में ही मजा आता है। आप देखो, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है, उसमें जो आपको कोई भी काम आप करोगे, जो चीज जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो, आपने जीवन में कभी सपना नहीं देखा था कि मैं हॉस्टल वार्डन बनना है मेरे करके। वो समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको वो काम, आपको ऐसा मन करता है कि जीवन में कभी सो उठते होते हॉस्टल में मेरा ड्यूटी लगता, मन करता है कभी ऐसा। या कोई मान लो ऐसा है ग्रेड 3 और टाइपिंग करता है, सुबह से उसको मन करता है एकदम दिन भर टाइपिंग करते रहता, मजा आता है इसमें, टाइपिंग करने में मजा आता है, नहीं आता। आपको एक काम है, बस आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 10 बजे जाना है, 5 बजे आ जाना है काम करके। आपको एकदम मन नहीं करता उसका। लेकिन बहुत से लोग अपनी फील्ड में ऐसे भी हैं जिनको काम किए बिना नींद नहीं आता जब तक वो काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, किसी को, मेरे को टीचिंग बहुत पसंद है, मैं जिस दिन क्लास नहीं लेता मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा प्रोफेशन भी है, इसीलिए मेरा प्रोफेशन है ये, क्योंकि मेरे को एक अच्छा लगता है। आप एक टीचर जिसको अच्छा लगता है इसलिए वो पढ़ा रहा है, और एक टीचर जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहा है, जिसको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ प्रोफेशन है उसका। इन दोनों में आपको डिफरेंस सामने समझ में आएगा जब देखोगे तो। और ये हर फील्ड में होगा, कोई भी फील्ड में। जो ग्राफिक डिजाइनर है, हम लोग का एक थंबनेल डिजाइन कर रहा है, वो थंबनेल इसलिए डिजाइन कर रहा है कि हम लोग उसको पैसा देते हैं 10 से 5 काम करने का, इसलिए वो थंबनेल डिजाइन। और एक जो उसको मजा आता है क्रिएटिव काम करने में, वो दोनों के काम में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये जो है, जो पैसे के लिए कर रहा है, जो अपने आजीविका चलाने के लिए कर रहा है, वो खुश रहेगा कि नहीं वो जरूरी नहीं है, वो अपना सरवाइव करने के लिए कर रहा है क्योंकि। लेकिन जो मन से कर रहा है उसको, वो क्या रहेगा, उसको काम में ही मजा आएगा, वो लाइफ में खुश रहते हैं ऐसे लोग। तो टैलेंट जो होता है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, अभी कैसे पता चलेगा आपको, तो सबसे ज्यादा अच्छा वही है, सबसे ज्यादा लाइफ में खुश वही है जो अपने मन का काम कर रहा है, जिसको अपना मन का काम करने का जीवन में मौका मिले। अब उसके लिए क्या जरूरी है, पहले तो अपने आप को समझना जरूरी है कि आपको एक्चुअल में मन किस चीज का करता है, वो समझना जरूरी है आपको। तो कई लोग को ए स्टेज में पता चल जाता है कि अपने को क्या करना है, ये अपना काम है, यही अपने को करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर, शुरू से पता चल गया, विराट कोहली कि क्रिकेट ही खेलना यही मेरा स्किल है, बचपन से समझ में आ गया। जो एथलीट होते हैं, नीरज चोपड़ा है, बचपन से समझ में आ, करना यही है, मेरे पास यही स्किल है, करना ही नहीं है। कई लोग को क्या होता है, थोड़ा आगे आ जाते हैं, बी स्टेज में समझ में आता है, ए करते हैं, करके छोड़ देते हैं, उसके बाद समझ में आता है बी में, ये नहीं करना था यार, ये काम करना था मेरे को, तो बी स्टेज में समझ में आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, बी में भी समझ में नहीं आता, इसको भी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, सी में समझ में आता है, नहीं ये करना था मेरे को। कई लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते, उसके बाद समझ में आता है इसके लिए मैं बना ही नहीं हूं, छोड़ देते हैं और वो अपना मन का काम करते। क्यों, इंटरनल पीस नहीं मिलता उन्हें। तो ये अलग अलग एज है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से पता चल जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, समझ में आता है कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, मेरा एप्टीट्यूड ऐसी नहीं है, मेरी एबिलिटी ऐसी नहीं है इसको काम को करना, उसको छोड़ देते हैं और दूसरा काम करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तीसरा काम करते हैं, और एक एज पे आके उनको पता चलता है कि नहीं मैं इसी के लिए बना हूं। तो सबका अपना सीखने का अलग अलग तरीका। खोजो आपको क्या करना पसंद है, जब आप वो काम करोगे तब आप लाइफ में खुश रहोगे। अब आप बोलोगे मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो मूवी देखना पसंद है, उसमें कैसे करियर बनाऊं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आज पता नहीं चलेंगी, कर करके पता चलेगी, कर करके सीखो। बहुत लोगों को
प्रैक्टिकल करके पता चलता है। बहुत लोगों को पहले पता चल जाता है, पहले पता चल जाता है पहले सक्सेस हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करना है ना, तो आपको वो पता करना पड़ेगा जो आपके अंदर प्रतिभा है, उसको खोजना पड़ेगा आपको, तब आपको पता चलेगा। ये सब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ये सब अल्टीमेट गोल, ये इन लोग का अचीवमेंट, इन लोग का जो पर्पस है वो यही है, आपको ये बताना कि आपके अंदर प्रतिभा क्या है, टैलेंट क्या है, स्किल क्या है, उसको खोजना। नहीं पता है तो खोजो। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा हाँ, ये बता रहा था मैं, टैलेंट जो होता है वो जन्मजात होता है, और जो हायर एजुकेशन अचीवमेंट है, एजुकेशनली आप अचीव होते हैं, वो आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस से, पढ़ के, समझ के, मेहनत करके आप अचीव करते हैं, है ना। चलो, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, ये क्या होता है, वे बालक जो अपने आयु वर्ग के बालकों से शैक्षिक रूप से 1 या 2 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप लोग याद करो, वो मूवी आया था, क्या नाम था ऋतिक रोशन का, क्या था, कोई मिल गया, उसमें वो कैसा था, एजुकेशनली बैक, मतलब वो 1-2 साल पीछे, मतलब वो बड़ा तो हो गया था, फिजिकली क्या होता, डेवलप हो गया था, लेकिन मेंटली क्या था, पिछड़ा हुआ। सामान्य बच्चे लोग जो जिस चीज को बता देते थे वो सॉल्व नहीं कर पाता था उसको। तो आप 10th में बैठे हुए हो, लेकिन आपका एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग नहीं कि 10th के मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हो, आपका 8th वाला एप्टीट्यूड। कई लोग होते हैं जो पॉजिटिव जोड़ना घटाना भी नहीं सीखे रहते, उन लोग को स्कूल में भी क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 साल इसको पीछे कर देते, बोलते हैं 5th क्लास में आ गए वो लोग, लेकिन इनको बोलते हैं स्कूल वाले कि इनका मेंटली इतने स्टेबल नहीं हुए कि 5th क्लास, इनको 1 साल पीछे करते हैं, उसके बाद इनको पढ़ाते प्रॉपर, फिर वे में आ जाते, वैसे टाइप के लोग। मतलब प्रॉपर फिजिकली डेवलपमेंट तो हो चुका है, लेकिन 1-2 साल वो क्या है, सामान्य बच्चों से पीछे, उनको क्या बोला जाता है, समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक बोला जाता है, एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड। इनका यह पिछड़ापन 2 मुख्य कारणों से हो सकता है। क्या, पहला, दोष मुक्त शैक्षिक पर्यावरण, ठीक से पढ़ाने वाला ही नहीं मिला उनको। गवर्नमेंट स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, जाते हैं बड़े, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 80% की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर फील्ड में अच्छे लोग, हर फील्ड में, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। जाते हैं, टीचर पढ़ाते ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है, गांव में जाके बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, सब तरह का प्रॉब्लम है। तो उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको प्रॉपर नहीं मिल। अब 5, आप मान के चलो 8th से 10th तक का आपका कैलकुलेशन बिगड़ गया, अगर बेसिक है ये, यहां बिगड़ गया, जीवन में कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगे आप। बच्चे की गलती है, टीचर की गलती है। बच्चा सो रहा है क्लास में, बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है। बहुत सारी स्किल की जरूरत पड़ती है पढ़ाने के लिए। आपका आवाज अच्छा होना चाहिए, आपका पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, हाव भाव अच्छे होने चाहिए, आपके विचार किसी से प्रभावित नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट विचार। आप अपना विचार स्टूडेंट के ऊपर नहीं थोपोगे, आप उसको क्या दोगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों को बताओगे आप, वो डिसाइड करेगा कि किस ओर जाना है, किस विचारधारा को एक्सेप्ट करना है। बहुत से लोग होते हैं जो एक पार्टी के समर्थक होते हैं, वही लोग उसको इतना बताते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस, क्योंकि स्टूडेंट पे टीचर का प्रभाव पड़ता है। टीचर आपको बार बार एक चीज के बारे में बता रहा है, एक विचारधारा के प्रति बोल रहा है, कोई भी पार्टी विशेष के बारे में, कोई भी विचारधारा के बारे में, आपके दिमाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो ना उसको। तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाए, सोचने के, समझने के योग्य बनाए आप। तो ये सब एबिलिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है तो वो फिर वही निकलेगा फिर वो। अब बेसिक एजुकेशन अगर खराब हुआ ना तो बहुत इंपैक्ट करता है पूरा। मतलब कई लोग को मैं देखा हूं जिनका बेसिक वीक होता है, जीवन में कभी सुधार नहीं सकते। कैसे सुधारोगे आप? वही लोग क्या करते हैं, कंपीट करेंगे आपसे, आप यहाँ वो लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। क्योंकि आपका एक अच्छे स्कूल से पढ़ के अच्छे टीचर आपको बचपन में मिले हैं और आप यहाँ आए, आप एकदम जल्दी ग्रो कर लिए, पकड़ लिए चीजों को, वो नहीं पकड़ पाए क्योंकि बेसिक क्या है, हिला हुआ है। उसकी गलती नहीं है, उसको टीचर अच्छे नहीं मिले। द्वितीय और दूसरा क्या होता है, बालक का मंद बुद्धि होना। मतलब टीचर तो अच्छे हैं लेकिन वो खुद ही क्या है, उसकी आईक्यू लेवल कम है। तो वही लोग को तो स्पेशली एजुकेशन की जरूरत पड़ती है ना। ऐसा यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक मंद बुद्धि नहीं होते। भाई जीनियस का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में जीनियस हो, अच्छा का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में अच्छा वही अच्छा होगा। कई क्रिकेटर, कई साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, कई सिंगर, कई आर्टिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते। तो अच्छा होने का मतलब पढ़ाई में अच्छा होना नहीं होता, ठीक है। मंद बुद्धि का होना शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। अगर आप मंद बुद्धि हैं तब ये हो सकता है कि वो शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण आप मंद बुद्धि हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, स्पेशली पर्पस स्कूल में आप नहीं गए, इसके कारण से आप मंद बुद्धि हो गए, ये हो सकता है। दोनों अंतर है।
तीसरा, किसी अमुक विषय में सीखने की योग्यता रखने वाला बालक, अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इन, अच्छा, किसी अमुक विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाला बालक, जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट आप सीख तो सकते हो, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपको बहुत खराब लगता है। जैसे कि आप अच्छा सीख सकते हो लेकिन फिलॉसफी आपको अच्छा नहीं लगता, मान लो चाहे आप बहुत अच्छे हो लेकिन मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है। और सबका कोई ना कोई वीक पॉइंट और कोई स्पेशल पॉइंट होता है, मतलब कोई अच्छा होता है कुछ खराब होता है। तो वो एक पार्ट आपका अगर अच्छा नहीं है, आप उसको सीखने के लिए सक्षम नहीं हो, तो वो इसको इसमें रखना, द चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो इसको इसके अंतर्गत, ठीक है ऐसा। चौथा क्या है, संप्रेषण बाधित बालक, चाइल्ड विथ कम्युनिकेशन इंपेयरमेंट, जो संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे प्रॉपर, उसके अंदर है तो उसको पता है, लेकिन कई लोग, जैसे कि कई लोग क्या होते हैं, आप बोलोगे मूवी देख क्या है, हाँ मूवी देख क्या है, बता स्टोरी, नहीं बता पाते, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों, कम्युनिकेशन नहीं है उनके। स्टोरी को कई लोग देखोगे आपको इतने अच्छे समझाएंगे, एकदम इंटरेस्टिंग कर देंगे वो लोग स्टोरी को। पॉडकास्ट होता है, सुने हो पॉडकास्ट, कई लोग स्टोरी भी कई लोग सुनाते हैं, तो कई लोग का स्टोरी सुनना बहुत अच्छा, आवाज भी अच्छा होता है उनका, है ना, और एक्सप्लेन करने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाने नहीं आता है, सिंपल सा स्टोरी है लेकिन उसके बाद भी मूवी को आके आपको बता, नहीं यार पता है मैं देख लिया हूं लेकिन वो बता नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं, एक्सप्लेन कर नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन वो इसके अंतर्गत आते हैं, संप्रेषण बाधित बालक। ऐसे बालक भी होते हैं जो दूसरों की बताई गई बात को ढंग से नहीं समझा सकते। मैं कोई स्टोरी बता के बताया लेकिन दूसरे को नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगी, ऐसा टाइप का। न ही अपने विचारों की भाषा के द्वारा उपयुक्त अभिव्यक्ति कर पाते हैं, थॉट प्रोसेस को अच्छे से समझा नहीं पाते, ठीक है। अतः यह संप्रेषण करने में काफी कमजोर होते हैं, कम्युनिकेट करने में काफी कमजोर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संप्रेषण डिसेबिलिटी, चाइल्ड विद कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। ये वाला जो मैं आपको बताया था, जो शैक्षिक रूप से एजुकेशनली स्पेशल चाइल्ड में इतने टाइप के होंगे, है ना। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग सोशली स्पेशल चाइल्ड। वो मैं आपको ग्राफ बताया था, सब अलग अलग 4 टाइप का, उसमें अलग अलग टाइप को पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इसी में से सवाल निकाल के पूछेगा आपको, तो ध्यान रखना। चलो इसमें से देखेंगे सोशली स्पेशल चाइल्ड। इस श्रेणी में प्रायः वे बालक आते हैं जिनमें सामाजिक समायोजन, एडजस्टमेंट उचित प्रकार से नहीं हो पाता। समाज में आपको बताया, ज्यादा भीड़ को देखते हैं डर जाते हैं, ज्यादा लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं, ज्यादा लोगों मतलब भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है उनको, सोसाइटी पसंद ही नहीं है उनको, कहीं किसी में बेसिकली ये होता है जब कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, जाना नहीं चाहते आप कहीं भी, घर में कोई प्रोग्राम बार बार वही पूछेंगे, मैं नहीं जाना चाहता, कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन ये लोग बचपन से लेकर उनको समाज पसंद ही नहीं होता है, हमेशा अलग थलग रहते हैं, ना किसी की हेल्प करते हैं ना किसी की लेते हैं। तो वो एक समाज में, आप सामाजिक इंसान हो ना, इंसान क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो सोसाइटी में अगर वो रह रहा है तो उसको सोशली क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो किसके अंतर्गत आता है, स्पेशल पर्पस चाइल्ड है वो, किसमें, सोसाइटी, सोशली स्पेशल चाइल्ड है ना। इसमें वो अपनी व्यक्तिगत समस्या, व्यवहार या अपनी संवेगात्मक स्थिति के कारण सामाजिक रूप से विचलित हो जाते हैं। उनका व्यवहार ऐसा है, उनको बोलना चाहते हैं अच्छा, लेकिन बोलते हैं तो गंदगी ही निकलता है, बोलते हैं तो गालीच निकलता है, तब कैसे करेंगे, बोलना बंद कर देते हैं। ऐसे टाइप के लोग होते हैं, कई लोग जो बोलना अच्छा चाहेंगे आपको लेकिन बोल नहीं पाएंगे, प्यार से बात ही नहीं कर पाएंगे, वो करना चाहते हैं लेकिन उनको बात करेंगे तो ऐसा लगे तो झापड़ मार दूं, चुप ही रहे भाई तू, ऐसा लगता है कई लोग का, है ना। तो ऐसे लोग होते क्या, इस सोशली स्पेशल चाइल्ड होते, सामाजिक रूप से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसी कारण इन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना असंभव सा हो जाता है। वो बात ही ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको कैसे आप सामान्य बालक ये दोगे, बदतमीजी ही करेगा क्लास में, ठीक है। तो सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को 6 उपवर्गों में बांट सकते हैं। इसका भी 6 कैटेगरी होता है। इसमें क्या क्या होते हैं देखो, सामूहिक रूप से परेशान बालक, इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड, है ना। थोड़ा थोड़ा चीज में क्या हो जा रहा है, वो इमोशनल हो जा रहा है। कोई चीज बता रहे हो आप, थोड़ा सा कोई चीज आया रो दिया, थोड़ा सा कोई चीज अच्छा आया हंस दिया, बहुत ज्यादा इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सामूहिक रूप से इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड के अंतर्गत आएगा। परिवार के सदस्य, संगियों या अध्यापकों के पक्षपाती और हतोत्साहित करने वाले व्यवहार के कारण, देखो जैसे कि अभी कोई आया, उसको मैं चिल्ला दिया तो दूसरा दिन से क्लास ही आना बंद कर दिया, सर बेइज्जती कर दिया मेरा, ऐसा करके, तो वो क्या कि एकदम दिल पे ले लिया। पढ़ाई के समय याद रखना, किसी भी चीज को एकदम दिल पे नहीं लेना है, सीखने की कोशिश करना जितना ज्यादा हो सके, जिससे हो सके, बस इतना ध्यान रहना चाहिए। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा,
है ना। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज में इमोशनल, ये बच्चे के लिए भी आता है, टीचर के लिए भी आता है। कोई भी चीज इमोशनल चीजें आई, वो एकदम रो दिया तो आपको समझाएगा कैसे? खुद ही हंस दिया तो आपको कैसे हंसाएगा? सबके लिए होता है। तो उस टाइप के क्या होता है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड। उसके बाद होते हैं असमायोजित बालक, ठीक है, मेल एडजस्टेड चाइल्ड। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ऐसे बालक किन्हीं असमानताओं व समस्याओं के कारण समाज, परिवार व साथियों से अपना समायोजन नहीं कर पाते, असमायोजित, एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक, बस उतना ही है। ये एकाकी जीवन व्यतीत, आप किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, आपको कंपनी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पसंद ही नहीं आ रहा है, आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी के साथ। उसको सीधा सोना पसंद है, आपको उल्टा सोना पसंद है, वो फिर नहीं हो पाता। वैसे भी कई स्टूडेंट भी होते हैं जिनको प्राइवेट रूम का जरूरत, प्राइवेट रूम मतलब अलग से एक सेपरेट रूम का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको रात को सोना है, दिन को पढ़ना है। कई लोग ऐसे होते हैं रात को पढ़ते दिन को सोते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आप अगर एडजस्ट नहीं कर पाते तो ये लोग भी क्या है, स्पेशल चाइल्ड, वंचित बालक, ठीक है, डिसएडवांटेज चाइल्ड, ठीक है। वंचन की स्थिति बालकों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अलग, इनमें सामाजिक, सोशली ये क्या है, थोड़ा अलग है, विषमता पाई गई है। आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली अगर आप वीक हैं तो वो क्या आप फील करोगे, वंचित फील करोगे। जैसे आपके पास पैसा नहीं है, किसी बहुत पैसा, आप एकदम मतलब अगर वो अच्छा है, आप उसके साथ में बैठे हो, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, इसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं, हर चीज में पैसा पैसा कर रहा है, होता है ना। आदमी फ्रेंडशिप भी उनके साथ करता है जो इक्विवेलेंट होते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली उनके बराबर हो। दोस्त वही होते हैं, अच्छा और लंबी दोस्ती वही होती है जो बराबरी से की जाए। या तो आप बहुत ज्यादा अपने से ऊपर वाले से दोस्ती करोगे, वो भी क्षणिक होता है, ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा नीचे वाले से दोस्ती करोगे, वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल आपसे फील नहीं कर पाएगा। लंबी दोस्ती उसे, और आप करते भी वैसी है जो आपके अनुसार रहता है, जो आपके जैसा रहता है, उससे ज्यादातर दोस्ती होती है। तो वही वो लोग क्या रहते हैं, वंचित फील करते हैं अपने आप को, जो बराबर नहीं रहते, है ना, विषमताओं के कारण। इसके अतिरिक्त निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से भी इस श्रेणी में आते हैं। परिवार के निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाते। समझ जाओगे ना इसको, आगे बढ़ते हैं। चौथा है समस्यात्मक बालक, के पेपर में आए हुए समस्यात्मक और बाल अपराधी दोनों आए हैं पेपर, अच्छा समझना इसको। समस्यात्मक बालक क्या होता है, प्रॉब्लम चाइल्ड। ये बालक अल्पायु से ही उचित निर्देशन के अभाव में, मतलब आपको प्रॉपर क्या इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं मिल पाया, माँ बाप क्या नहीं कर पाए, बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाए, उनको सही गलत का, देखो सबसे पहला जो टीचर होता है क्या, माँ बाप हो। वो जैसा सिखाएंगे वैसे ही आप सीखोगे। जैसे कि कई बार होता है, मैं देखा हूँ धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप क्या करने लग गए हैं। जैसे कि आप आ रहा है मूवी आ रहा है, जैसे शाहरुख खान का मूवी आ रहा है, सलमान खान का मूवी आ रहा है, किसी का भी मूवी आ रहा है, वो अपोजिट कास्ट में जेंडर है, अपोजिट कास्ट में बिलोंग करते हैं, उनका आप अगर कहीं उन बच्चों को वो देखे मूवी, आप मार दिए, मुसलमानों का मूवी मत देखो, या मुसलमान का कोई बच्चा है उनको बोले हिंदू लोग का मूवी मत देखो, मार दिए उसको पीछे से, उसके दिमाग में क्या आ गया, गंदे लोग हैं। अब जीवन भर वो बच्चा, अब जो बच्चे में जो छोटा रहता है वो कैचिंग पर खाली रहता है, दिमाग खाली रहता है, तो जो चीज आप डालोगे वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा उसको और जिंदगी भर याद रखेगा उसको। अब उसके दिमाग में शुरू से बच्चे का दिमाग में क्या हो गया, धार्मिक कट्टरता आ गई, मुसलमान लोग गंदे होते हैं, या मुस्लिम चाइल्ड है उसके मतलब हिंदू लोग गंदे होते हैं, ऐसा आ गया, सब दोनों साइड पर वो जीवन भर उसको याद रखेगा। वैसी इंग्लिश और हिंदी के लिए हो रहा है। बच्चे अगर एप्पल को सेब बोल दिए, माँ बाप लोग क्या करते हैं, पट से मारते पीछे से, एप्पल बोल। अब उसके दिमाग में क्या आ गया, मैं हिंदी बोलूंगा तो गंदी बात है हिंदी बोलना। अब उसके दिमाग में क्या आ गया, इंग्लिश के प्रति क्या आ गया, एक अच्छा भाव आ गया, हिंदी अपने भाषा के प्रति उसके दिमाग में क्या आ गया, डर पैदा हो गया, वो जीवन भर वैसी रहेगा जब तक कि उसको सही गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला। अब इसके चेंज होने का चांसेस बहुत कम रहता है। बच्चा जो सीखता है वो ज्यादा लंबे समय तक उसको याद रहता है। आप शुरू में टेबल सीखे हो, कभी जीवन में भूलते हो, नहीं भूलते। आप एबीसीडी सीखे हो, कभी भूलोगे, नहीं भूलोगे। आज जो सीखोगे भूल जाओगे कल, क्योंकि अब दिमाग में क्या है, बहुत सारी चीजें भर चुकी है, उस समय खाली रहता है। तो वो चीज यहाँ पे देखो, समस्यात्मक बालक, जैसा नैतिक ज्ञान आपको मिलेगा, इसीलिए आपको बचपन में छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से आपके अंदर एथिकल वैल्यूज पैदा किए जाते थे। उस कहानी में आपको लास्ट में कंक्लूजन निकलता था जिसमें आपको पता चलता था कि ये काम गलत है, ये काम सही है, ताकि जीवन भर आपको पता रहे ये काम गलत है, ये काम सही है, ये काम बेईमानी है, ये काम ईमानदारी है। तो बच्चों के दिमाग में चीज डालना जरूरी है। अल्पायु से ही उचित निर्देशन का अभाव में क्या करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता चोरी करना गलत बात, झूठ बोलने लग जाते हैं। एक बार झूठ बोल दिए, आप उसको टोके नहीं, वो बच्चा बार बार झूठ बोलेगा आपसे।
और पहली बार में उसको अगर आप प्रॉपर दंड दे दिए तो समझ में आ जाएगा ये गंदा चीज है, गलत चीज है, इसमें मार पड़ता है मेरे को, तो मैं दोबारा नहीं करेगा, डरेगा उस चीज से। बिस्तर गीला करने, नाखून काटने वाले होते हैं, भगोड़े होते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं। तथा शिक्षक, माता पिता व अन्य व्यक्तियों के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। फिर वही लोग, तो वो लोग क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक। प्रॉपर गाइडेंस न मिलने से कारण वो लोग क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नहीं रह पाते, है ना, इसके कारण। बाल अपराधी, अब जब वो जैसे बोलेगा चोरी करना सीख जाता है तो वो किस तरीके का बालक है बोलेगा, समस्यात्मक बालक है ना। झूठ बोलने लग गया है, समस्यात्मक बालक। ठीक, बाल अपराधी क्या होता है, ठीक है, बाल अपराधी ऐसे बालक जो समाज विरोधी कार्यों में लग जाते हैं, कानून की अवहेलना करने को अच्छा समझने लग जाते हैं, बाल विरोधी। ऐसे बच्चे जो सिग्नल, जैसे कि देखो कई बार क्या होता है कि अपने पापा के साथ कोई बच्चा जा रहा है, वो 10 साल का है, ठीक है, अब उसके माँ बाप को वो देख रहा है, सिग्नल तोड़ दिए, अरे चलो ना, रेड है तो क्या हो गया, साइड से निकल जाओ, वो बच्चा भी वही करेगा क्योंकि वो सीख रहा है देख के। आपको देखेगा सीखेगा। माँ बाप लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव करते हैं उसी घर में, तो बच्चा भी उसको क्या करेगा, सीखेगा, वो आपके साथ करेगा वही चीज। और इस चीज को माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं उसी के सामने। अपने माँ बाप के साथ आप जब तक बैठ के खाना नहीं खाओगे, आपका बच्चा आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। आज खा रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपके साथ बैठ के नहीं खाएगा, आपका वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चा देख रहा है कि आप अपने माँ बाप का वेट कर रहे हो, उनके आए बिना आप खाना नहीं खा रहे हो, उनके साथ बैठ के आप खाना खा रहे हो, वो जीवन भर आपके साथ बैठ के खाना खाएगा। बच्चे वही करेंगे जो आप करोगे, तो वो देख के सीखते हैं। तो उस तरीके के बालक देखो बाल अपराधी हो जाते हैं। वैसे लोग समाज विरोधी कार्यों में देख के सीख रहे हैं, उनके पिता वैसी कर रहे हैं, उनका भाई वैसी कर रहा है, उनके आसपास के लोग वैसी कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं अच्छे इन्वायरमेंट में पले बड़े बच्चे तो अच्छा होते हैं, क्योंकि वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। कानून की अवहेलना, वही आपको एग्जांपल बताया सिग्नल वाला, वो भी तो कानून की अवहेलना ही है। और कई प्रकार की चीजें करना, आप एक चीज को इंडिकेट कर दिए उनको तो बार बार उनको अच्छा फील करेंगे, अरे सिग्नल तोड़ दिया, देखो सिग्नल तोड़ के आ गया मैं, उसको प्राउड फील होगा वो चीज, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो गलती कर रहा हूँ। ठीक, विध्वंसकारी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, बाल अपराधी कहलाते। तो वही लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करते हैं, कानून व्यवस्था को, समाज विरोधी कार्य करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, तो वो क्या हो गए, बाल अपराधी कहलाते हैं। चोरी कर रहे हैं तो बाल अपराधी नहीं है, लगेगा आपको वैसी चोरी करना भी तो अपराध ही है, तो वही बाल अपराधी है, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस करना सीखो। जो चोरी कर रहा है वो क्या है, समस्या है उसके अंदर, क्योंकि उसको बचपन से सीख नहीं मिली कि चोरी करना गलत बात, इसलिए चोरी कर रहा है, इसलिए नहीं। अब उसको बोलते हैं ना, इधर चोरी कर रहा है, चोर पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल दिए, वो निकलेगा फिर चोरी करेगा, ये मेंटल होता है। तो इसीलिए जेल में क्या कर दिया जाता है, उनको काम कराया जाता है ताकि वो चोरी ना करे, उसकी आजीविका का साधन। कई लोग बोलते हैं ना चोरी किए, क्यों किए, मजबूरी में करते हैं कई लोग चोरी, खाने के लिए घर में कुछ है ही नहीं तो चोरी कर लेते हैं। कई लोग क्यों चोरी करते हैं, खाने के लिए घर में है तब भी चोरी करते हैं, ये मेन अपराधी हैं वो लोग। लेकिन अब अपराधी वो लोग भी हैं, लेकिन उनको आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते, जेल में डालने से ठीक नहीं होंगे, उसको जरूरत पड़ेगा, पेट खाना ही नहीं है तो फिर वो चोरी करेगा, इसलिए उसको काम करना सिखा दो। आप काम करना सिखा दोगे तो जरूरत खत्म हो जाएगी, चोरी नहीं करेगा। ऐसा ये सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसे। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, चाइल्ड डिस्पाइज्ड बाय पेरेंट। अब कई लोग क्या होते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई संतान है, अब बच्चे उनके गोद लेते हैं कई लोग, तो उनका उतना ज्यादा क्या होता है, आत्मीय लगाव नहीं होता, क्योंकि खुद के खून नहीं होते, ब्लड, खुद का ब्लड नहीं, ऐसा कई बार दिमाग में पूरा साइकोलॉजिकल चीज है ये। खुद की संतान है उसके प्रति ज्यादा ध्यान देता है इंसान, दूसरे की संतान के प्रति उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता। चूज करने का टाइम आएगा, अपने संतान चूज करेगा। तो इस तरीके के बालक, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, ऐसे बालक आते हैं जो माता पिता द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं। बार बार क्या किया जा रहा है, उनको सुनाया जा रहा है, जो तिरस्कृत किया जा रहा है ना। यह तिरस्कार किसी भी कारण हो सकता है, जैसे माता पिता की आपसी लड़ाई हो गई के कारण, या अधिक भाई बहनों के कारण, ज्यादा भाई बहन है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ज्यादा 5 जन भाई बहन है तो सबके प्रति माता पिता उतना ज्यादा ध्यान केयर नहीं कर पाते, तो वो क्या फील करता है बच्चा अपने आप को, मेरे साइड ज्यादा है, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को ज्यादा प्यार, कंपेयर की भावना आती है ना, तो वो क्या है, उसी के अंतर्गत आते हैं चाइल्ड डिस्पाइज्ड, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक की श्रेणी में आते हैं, अपने आप को अलग फील करते हैं। ठीक, चलो विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान, अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, ये तो बता दिया, क्या प्रॉब्लम देख ली, अब क्या क्या प्रॉब्लम होता है, अब क्या देखेंगे हम, सॉल्व कैसे इनको सॉल्व करोगे आप, ये भी पेपर में आते हैं। पहला, विशिष्ट बालकों की रुचियों को ध्यान रखा जाना चाहिए। जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो स्पेशल है, उनका क्या इंटरेस्ट है उसको ध्यान रखना है। उस इंटरेस्ट के टाइप से उनको क्या दिया जाना चाहिए, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो लोग जल्दी कैच करें।
एक तो ऐसे डिसेबल्ड है, उसके बाद उनका जो मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको मैथ्स ही पढ़ा रहे हो आप, तो फाड़ देगा उसको, ये पकड़ो ऐसा। तो जो उनकी रुचि है उनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा क्या मिल सके, सपोर्ट, मजा आए पढ़ने में। तो फिर वो अपनी मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, फिर मजा आ रहा है काम करने में। तो दूसरा क्या, विशिष्ट बालकों की स्वयं की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वयं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनकी आवश्यकता, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि उसको पढ़ने आना है तो उसके पास व्हील चेयर होना चाहिए, जैसे कि जिसका पैर नहीं चलता, उसको ध्यान में रखोगे तो एक उसका टेंशन खत्म हो गया, भाई व्हील चेयर। जो जैसे कि कोचिंग संस्थान है, जैसे कि स्कूल्स हैं, वहां स्लोप बना दिए आप, तो सीढ़ी चढ़ने का दिक्कत खत्म हो गया उसका। तो आप स्पेशल चाइल्ड को, जो स्कूल रहता है, उनको क्या किया जाता है, स्लोप बना दिया जाता है। तो अब उनका वो खत्म, अब उनको सिर्फ पढ़ने का टेंशन, तो वो टेंशन उनका जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड टेंशन, उसको खत्म कर देंगे, ऐसा मतलब है ना। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था गांव तथा शहरों दोनों में की, स्पेशल चाइल्ड के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो गांव में भी की जानी चाहिए, वो शहर में भी पता की होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, तो गांव के बच्चे भी क्या कर सके, मुख्य धारा में जुड़ सके। चौथा, विशिष्ट बालकों के लिए अच्छी निर्देशन सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इंस्ट्रक्शन अच्छे होने चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए जो प्रॉपर उनको केयर कर सके, उनके प्रॉपर उनको समझ सके, मेंटल एबिलिटी को समझ सके, किस प्रकार का डिसऑर्डर है उसको समझ सके। पांचवा, विशेष शिक्षा का प्रबंध विद्यालय के साथ साथ घर और अस्पताल में भी किया जाना चाहिए। अस्पताल में अगर बच्चे हैं, अगर इतना डिसेबिलिटी है कि वो जो मेन जो पढ़ने वाली एज है, बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने वाला एज है, उसमें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है उनको, बार बार किसके लिए जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में ही ऐसा चीजों का व्यवस्था कर दिया जाए कि वहीं पे उनको थोड़ा थोड़ा उनका ट्रीटमेंट भी होता रहे और बाकी टाइम में उनको वो भी मिलता रहे, ऐसा भी करना चाहिए। और विशिष्ट बालकों के शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होनी, स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए, खासकर तो आजकल तो ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग का। ठीक, तो यहाँ पर क्या उनकी ट्रेनिंग भी मिले, कैसे उनको पढ़ाना है। ट्रेनिंग कौन देगा, जो पहले से सीखा है। जो पहले से कैसे सीखेगा, इन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर वो सीखेगा, इसलिए रिसर्च किए जाते हैं। आपको कुछ भी पढ़ रहे हो, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी आज के टाइम पे कि क्यों पढ़ रहे हो। जब तक आपके दिमाग में क्यों, ये कब, ये नहीं है मैं क्यों पढ़ूं इसको, ये मेरे काम क्या आएगा। बहुत सारी चीजें आप बचपन में ये भी पढ़ो, जीवन में कभी काम नहीं आए हो, अभी तक काम नहीं आएगा और ना कभी जीवन में आएगा, और उसके पीछे आप बचपन में बहुत मेहनत किए थे। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कुछ कुछ इसी प्रकार का है। इंजीनियर लोग अच्छे टीचर होते हैं, मतलब जो इंजीनियरिंग किए हैं वो उस फील्ड में कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीचर बहुत अच्छे हैं, और वो क्या पढ़ा रहे हैं, सिविल सर्विसेज पढ़ा रहे हैं। मैं भी वही हूं, समझ में कैसे एजुकेशन व्यवस्था का दोष है। आप जो काम 80% सक्सेसफुल लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी स्कूल एजुकेशन से, जिस सब्जेक्ट में वो लेके पढ़ाई किए हैं और उनके प्रोफेशन में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो लोग अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर। क्यों? आपका स्कूल एजुकेशन ये एबिलिटी ही नहीं है, उसमें कुछ भी पढ़ाया जा रहा है जो काम ही नहीं आता जीवन में। ठीक है, तो ये चीजें तो अभी अब आप आ गए हो, तो आपके दिमाग में समझ उतना विकसित हो गया है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए मैं क्यों पढ़ूं इसको, ये मेरे लाइफ में क्या काम आएगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो जीवन में काम आएगा। इतना है, चाहे आप टीचर बनोगे तो भी काम आएगा, अपने घर में भी तो काम आएगा। किस तरीके से आप उसको समझ जाओ कि इस कैटेगरी में है, इसको प्रॉब्लम, इसको स्पेशली, अब मारो मत उसको। अब ये नहीं समझ रहेगा वो स्पेशल पर्पस चाइल्ड कैसे होते हैं, तो उसको क्या करेगा वो, अरे इसके साथ मैं क्यों बैठूंगा, इस टाइप से अलगाव का भेदभाव। लेकिन आपको जब समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजिकली वो वीक है, तो आप उसके मन में केयर का भाव आएगा। पढ़ाई आपके चरित्र में बदलाव करेगी, उसको सीखो, समझो और उसके बाद पढ़ो। चलो आगे देखते हैं। विशिष्ट बालक की शिक्षा व्यवस्था, क्या शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए भाई, स्पेशल स्कूल का व्यवस्था किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो बता दिया। इसी के साथ सबके साथ इसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं। दूसरा, विभिन्न योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रेंड टीचर होने चाहिए, विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम उनके लिए स्पेशल क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, ताकि प्रॉपर वो लोग सीख सकें उसके हिसाब से। ऐसा नहीं जो प्रॉपर सामान्य बालकों को आप फटाक से सिखा दे रहे हो वही उन लोग को सिखा दो, थोड़ा सा धीरे धीरे करके सिखाना चाहिए। तो स्पेशल करिकुलम होना चाहिए। विशेष प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग, अलग अलग तरीके से टेक्निक का उपयोग, इमेज के हिसाब से अलग अलग तरीके का इमेज दिखाए, जैसे जो बच्चे सुन नहीं सकते, इमेज से आप उनको दिखा दो, अच्छा जल्दी सीख जाएंगे। हाथ से ऐसे प्रॉपर इंडिकेशन करके बता दो, अच्छा सीख जाएंगे, ऐसा टाइप का मतलब। अलग विशिष्ट कक्षाओं को स्थापित करना, अच्छे तरीके का, उसमें बहुत सारे कलरफुल चीजें बनी होनी चाहिए, डिजाइन बने होनी चाहिए, स्टेच्यू बनी होनी चाहिए, मोमेंटो बने होना चाहिए, तो आसानी से वो लोग, क्लासरूम अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, जल्दी सीख जाएंगे। जो चीज आपको बोल के समझाते नहीं बन रहा, दिखा के समझा दो,
ऐसा विभिन्न छोटे समूहों, ये डिजिटल बोर्ड भी उसी के अंतर्गत आता है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, अच्छा सा नहीं समझ आप, ये डिजिटल बोर्ड है अगर आपके पास, तो वहां पे प्रॉपर आप क्या करोगे, फोटो दिखा दोगे, वीडियो दिखा दोगे, ताकि अच्छे से उनको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सुन भी नहीं सकते वो भी वीडियो देख के समझ जाएंगे, कैच भी अच्छे से कर लेते हैं। तो अलग से अच्छा व्यवस्था करना उनके लिए। सांस्कृतिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था, कल्चर उनके भीतर आए, इसके लिए क्या, कल्चर को अच्छे से पढ़ाना, उनको अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने समझने योग्य बनाना। शिक्षा के साथ साथ ही मनोरंजन की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए, ताकि वो लोग का एंटरटेनमेंट भी हो सके, मूड फ्रेश हो सके, ताकि अच्छे से फिर से पढ़ सके, है ना। ये एहसास दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी स्पेशल चाइल्ड लोग को, कि वो लोग समाज से अलग कटे पिटे, उनको एहसास नहीं दिलाना है उसको, आप हमारे जैसे ही हो, बस उसको आपको क्या, वो क्योंकि उनके गलती की वजह से थोड़ी हो, तो जन्मजात है ना। तो इसीलिए विकलांग की जगह क्या शब्द उपयोग किया जाता है, दिव्यांग। बोलने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आप विकलांग बोलोगे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए दिव्यांग, दिव्य अंग, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशल फील कराओगे तो वो क्या, मायूस फील नहीं करेंगे। सिर्फ फिजिकली डिसेबिलिटी को दूर करना नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटी तो कई लोग का कभी दूर ही नहीं हो सकता। मेंटली अगर आप उनको सक्षम बना दिए, स्ट्रांग बना दिए, कॉन्फिडेंट बना दिए, तो मुख्य धारा में आ जाएंगे और आपसे बेटर परफॉर्म कर देंगे, ये भी जरूरी है। चलो ये सब हो गया, समझ में आया। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में कैसे पूछ देगा, क्या स्पेशल व्यवस्था करनी चाहिए, एक बार आप पढ़े रहोगे, आप पेपर में लगा लोगे, ठीक है। अब आपको बोलेगा, यहीं पे एक ऑप्शन दे दिया, अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे उसको, नहीं आना, जरूरत नहीं है इसका, नॉर्मल कपड़े भी पहने तो ठीक है। क्यों आप उसको सूट पहना के बैठाओगे तभी अच्छा पढ़ पाएगा क्या, जरूरी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन में दिया, मान लो जाए 1 2 3 है, लास्ट में लिख दिया अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए, विशिष्ट बालों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये प्रयोजन किया जाना चाहिए। अब 3 ऑप्शन में है, चौथा लगा लोगे ना, ऐसा आपको ऑप्शन में आएगा, तो आप समझ जाओगे देख के, एक बार पढ़े रहोगे। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, चलो ये आप लोग बताओगे, जो पढ़ाया हूं कुछ एक्स्ट्रा चीज भी मिलेगी, कुछ ऐसे भी मिलेगा, ऐसा टाइप के सवाल आपके ये पेपर में आए हुए सवाल हैं आपके, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, कुछ क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। आपको समझ में आएगा कि मैं जो आज पढ़ाया वो आप लोग को कैसा समझ में आया कि नहीं आया, कैसा टाइप का आपका सॉल्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, तो उसको क्या कहलाएगा, वो किसमें, किस कैटेगरी में आएगा, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक, पिछड़ा बालक, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो क्या समाज विरोधी हो जाए वो अगर, तो क्या रहेगा, वो बाल अपराधी रहेगा। लाइव वाले भी आंसर देते रहेंगे ना, ठीक है। चलो ये क्या होगा, बाल अपराधी कहलाएगा, पढ़े ना। चलो, और चोरी कर रहे तो समस्यात्मक बालक। हाँ, दूसरा, किसने कहा, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। गैरिसन ने कहा, ठीक। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आप अब देखोगे जैसे कि अब ये स्टेटमेंट को आपको अब इसको पकड़ना पड़ेगा, की पॉइंट आप पकड़ लिए तो आप लगा लोगे सेंटेंस, ठीक है। थर्ड, एक बालक की मानसिक आयु, मेंटल एज दिया हुआ है 15 ईयर, और शारीरिक आयु या इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, ये 12 दिया हुआ। इसकी बुद्धि मतलब आईक्यू क्या होगा बोल रहा है, तो आईक्यू निकालने के लिए मैं क्या बताया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू क्या 100। तो मेंटल एज यहाँ पे दिया हुआ है, मानसिक आयु 15 वर्ष, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 12, इंटू कर दो 100, ठीक है। अब ये देखो मेंटल एज जैसे आप लोग पूछ, जब इसको पहले निकाल लेते हैं, चलो क्या आएगा इसका, वन 125 आएगा इसका, ऐसा निकाल लो, इस तरीके का क्वेश्चन है। मेंटल एज जैसे आप पूछ रहे थे, तो मेंटल एज में उनको कितना समझने के योग्य हुए हैं उसके हिसाब से अनुमान है मेरा कि वैसा निकालेंगे, बाकी मैं एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा एक बार देख, ठीक। चौथा, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो, उसको क्या कहा जाता है, रचनात्मकता, नवाचार, बुद्धिमत्ता या सिनेटिक्स। ये 75 कौन बोल रहा है भाई, 75 कैसे आएगा, देखो की पॉइंट पकड़ना, बताओ। देखो, सोच की वह प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति एवं नए और मौलिक विचार, नए विचार कैसे उपलब्ध हो, मतलब कैसे क्रिएटिव, तो
तो क्या रचनात्मकता है ना, इसको ऐसे पकड़ना है, रचनात्मकता। ठीक, अब आप हंस क्यों रहे हो आप? चलो, नवाचार, बुद्धिमत्ता, सिनेटिक्स, ये सब नहीं बोलेंगे, ठीक है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी? जो सुन नहीं सकते उसको पढ़ाने के लिए, हाँ, सांकेतिक भाषा। संकेत से पढ़ाते हैं ना, टू ऐसे बोले, अलग अलग उनका संकेत होता है भैया, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसमें, है ना, तो अलग अलग टाइप से उनको क्या किया जाता है, संकेत दिया जाता है, तो उससे क्या सीख जाते हैं। आप देखोगे न्यूज भी पढ़ते हैं वो लोग, जैसे कि जो चलते रहता है उसमें क्या करते हैं, जो वो लोग जो सुन नहीं सकते वो समझ सके ऐसा करके ऐसा ऐसा करते रहते हैं वो लोग, है ना, तो वो, हाँ, तो कई लोग को ये याद भी रहता है जो उसका ट्रेनिंग लिए रहते हैं वो, है ना, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं जो श्रवण बाधित है। चलो अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए, अभी बताया अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा? क्या होगा सिक्स्थ आंसर? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा आपको विकसित भी तो करना पड़ेगा। जैसे ब्रेल लिपि विकसित नहीं किए हो तब तक आप अच्छा शिक्षा का कैसे पढ़ाएगा उसको, आप देख नहीं सकते मान लो जाए, ठीक है, अब ब्रेल लिपि है ही नहीं, आप कैसे पढ़ाओगे उसको? आप बहुत अच्छे टीचर हो मान गया तो भी कैसे पढ़ाओगे? तो उनको टेक्निक विकसित करना पड़ेगा, वो टेक्निक मनोवैज्ञानिक लोगों के उसके आधार पे, रिसर्च के आधार पर टेक्निक विकसित होता है और टेक्निक से आप पढ़ाओगे। तो देखो अब आप देखो, ये आप बिना पढ़े भी लगा सकते थे, लेकिन आप दोनों क्वेश्चन दोनों में क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। इसी चीज को समझना है यहाँ पे बस, बाकी आप कई सारा क्वेश्चन खुद ही लगा लोगे, आप बिना पढ़े लगा लोगे आप, लेकिन उसको थोड़ा सा समझोगे नहीं तो गलत लगा के आ जाओगे, आपको लगेगा एकदम सही लगा के आया हूं, ऐसे लगेगा। थोड़ा सा समझने का जरूरत है बस, इसलिए क्लास में बैठ के बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझो, उसको दिमाग में एक बार बिठा लो, फिर आप सवाल लगा लोगे, ये ऐसा सब्जेक्ट। चलो, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालक्रमिक आयु से कम होती है, क्या होता है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है, वो क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली, सामान्य, अधिकम, अपंगता और मंदित बालक। पढ़ाए हो इसको, डी आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो 8वां, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है और नैतिक विकास तेजी से होता है। समावेशी सामान्य बालकों के लिए, नॉन स्पेशल चाइल्ड के लिए बात नहीं हो रही है, स्पेशल चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। देखो देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, इसको ध्यान से समझो। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हो, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन को प्रिफर क्यों करते हैं? क्योंकि आपको देखो क्लासरूम में आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, क्लासरूम में आपको अनुशासन भी समझ में आएगा, कैसे पढ़ना है, आपका दिमाग 1.5 घंटा तक फोकस्ड रहेगा। यहाँ पर क्लासरूम के सिर्फ क्लास में पढ़ते हुए आदमी नहीं सीखता, क्लास के पहले आता है वो भी अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करना है, बोलने का सहूर भी सीखता है। दोस्त बनेंगे आपके, वो कितना पढ़ा है ये आपको पता चलेगा, आपको महसूस होगा कंपटीशन कितना है। उसके बाद, उसके पहले और उसके बाद जब आप घर जाते रहोगे तो भी आप बहुत कुछ सीखोगे। समाज में रहते हुए भी इंसान सीखता है, सोसाइटी को एक्सेप्ट करके सीखता है। सिर्फ पढ़ाई से, सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा, समाज का ज्ञान काम आएगा। समाज के साथ रहते कैसे हैं, दोस्त से कैसे बिहेव करते, कैसे दोस्त बनाते हैं, उस दोस्त के साथ बिहेव कैसे करते हैं। वो दोस्त आपको जिस दिन गाली देगा उसको समझना है, उसको सीखना है, उससे उसको भी झेलना है, और आप जिस दिन गाली दोगे उस दिन भी उसको झेलना है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा कुटोगे यहाँ पे आके, तो वो आपको क्या करेगा जीवन में, जब आपको जीवन की मार पड़ेगी, वक्त की मार पड़ेगी आपको, तो आप व्यथित नहीं होगे, आपको झेलने की, आपको सुनने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी आपके अंदर विकसित होगी। तो आप समाज में आके सीखते हो कि सोसाइटी के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करना है। तो ये मेन पर्पस है ऑफलाइन में आने का,
वहां से कोई बच्चा रायपुर पढ़ने आ रहा है, यहां वो अलग रूम लेके रह रहा है, तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो ये भी सीख रहा है कि मेरे को अकेले कैसे रहना है। जिस दिन कोई दिन आपको कोई छोड़ के चला गया तो आप अकेले रहने के आदी पहले रहे हो, आप तो रह जाओगे, कभी जीवन में नहीं रहे हो, हमेशा परिवार के साथ रहे हो, आप पूरा परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। आप वो बच्चा अकेले खाना भी बना के खा रहा है, जिस दिन अगर उसको कुछ नहीं मिला, मान लो चाहे रात हो गया है जाने में या कुछ दुकान उकान बंद है, तो ये भी सीख रहा है कि अगर जिस दिन खाना नहीं मिला उस दिन भी मेरे को कैसे सर्वाइव करना है। तो जीवन में जब वक्त की मार पड़ेगी तो वो सीख जाएगा, वो समझ रहेगा, उसने उतना कुटा पिटा रहेगा वो, तो थोड़ा सा झेलने की क्या आएगी, क्षमता आएगी। इमोशनली जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगे, सोशली कोई बोल दिया तुरंत एकदम दिल पे नहीं लोगे आप, धोखा खाए रहोगे, तो नहीं खाए रहोगे, जीवन में पहली बार धोखा मिलेगा, परेशान हो जाओगे। तो ये सब चीज भी सीखना जरूरी होता है, इसलिए जरूरी है। तो क्या ये मेन पर्पस क्या है, क्या सीखता है, सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, सोशल स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, साथ में रहना सीखते हो, कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनना है, ये सब आप समाज में रह के सीखते हो, क्लासरूम में रह के सीखते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बन तो ऐसे भी जाएगा आपसे, सही कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सीखना है, ये धीरे धीरे सीख जाओगे, चिंता मत करो। 9 विद्यालय स्तर पर शिक्षा की शिक्षा और बालिकाओं और सामाजिक स्वरूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? देखो, बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क, देखो जो सामाजिक रूप से पिछड़े सोशल बैकवर्ड है उनके लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, सिविल सर्विसेज के लिए भी दिया जाता है, क्लासरूम में भी दिया जाता है ना। तो उसके लिए क्यों किया गया है शिक्षा की व्यवस्था की? इसको क्या क्या चीज को क्या प्रतिनिधित्व कर क्या बताता है? प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है, समता और समानता को बताता है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि विविध जरूरतों को पूरा, सब सही है, गलत कुछ नहीं है। ज्यादा सही क्या है वो लगाना है, आप एक एक करके बताओ, एक एक करके बताना। आप बताओ मैडम क्या आएगा इसका आंसर, आप बताओ, बताओ बताओ ना। ए आएगा आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या आएगा? ए आएगा। आपके हिसाब से क्या आएगा? आपके हिसाब से क्या आएगा? ये ऐसा नहीं मैडम, बताओ ना। ए बी सी डी क्या? देखो यहां पर जो सोशली बैकवर्ड है उनके लिए क्या चीज का किया गया है? सोशली बैकवर्ड उनके रिजर्वेशन लाया गया है। क्यों लाया गया है? क्योंकि उनको भी समता, समाज में समानता का अधिकार मिल सके, इक्विवेलेंट हो सके समाज के, वो सोसाइटी के बराबरी का दर्जा मिल सके। प्रतिभा को प्रोत्साहित, प्रतिभा है नहीं है उनको भी दिया जाएगा। ये क्यों नहीं आएगा? प्रतिभा को प्रोत्साहित करना क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रतिभा अगर नहीं है तो क्या उनको नहीं पढ़ाओगे? नहीं है तो भी पढ़ाओगे आप, तो भी पढ़ाना है उनको, तो भी शिक्षा देंगे, तो भी फ्री में देंगे। प्रतिभा है तभी नहीं देंगे, नहीं है तो भी देंगे। इसलिए क्या आएगा? समाज के साथ क्या करना? समता और समानता का व्यवहार करना, उनको इक्विवेलेंट लाना, सबके साथ सबके, सबका साथ सबका विकास, वो वाला सिचुएशन। ठीक है, चलो 10वां, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा मतलब ये कक्षा का नाम है, विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा। क्या आदर्श है? विशेष रूप से कैसी होनी चाहिए ये कक्षा? कैसी होनी चाहिए? विशेष रूप से सुसज्जित होनी चाहिए, अलग से स्थित होना चाहिए, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता हो, या नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है, तब ये स्पेशल, मतलब सिंपल क्या बोलेंगे, स्पेशल क्लास किसको बोलेंगे? ऐसा बोल रहे हो, बताओ कब बोलोगे कि स्पेशल क्लास है ये? लाइव वाले भी देंगे ना आंसर, मैं देख रहा हूं। स्पेशल क्लास है कब बोलोगे आप? देखो मैं आपको बताता हूं, अलग से स्थित है तो बस स्पेशल बोल दोगे क्या? नहीं बोलोगे, खत्म। क्या नहीं है ये देखना, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की एकीकृत करता हो, सब लोगों को, सब समाज के लोगों को, स्पेशल को और क्या बोलते हैं नॉन स्पेशल को एक साथ बिठा देता हो जाएगा स्पेशल? कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें अच्छा, इसमें सबको बैठा दिए एक साथ, आपके पढ़ाने के लिए टेक्निक ही नहीं है आपके पास, दिखाने के लिए फोटोज नहीं है आपके पास, तो कैसे करोगे? उसको स्पेशल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, खत्म कर दो। नियमित कक्षा शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है, मतलब जो रेगुलर टीचर उसके लिए 5 और टीचर भेज दिया आप, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? उसमें प्रॉपर वो लोग को गाइडेंस करने के लिए चीजें होनी चाहिए, तब आप विशेष क्या बोलोगे? उसको स्पेशल क्लास बोलोगे, ताकि वो लोग को क्या पढ़ने में मदद मिल सके।
तो क्या है ये समझना है, तो क्या नहीं है ये लगा लेना, उसके बाद आपका आंसर खुद निकल जाए। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? 11वां, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासवाताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हाँ, एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए समावेश, इसको बार बार बताया हूं नहीं, ये देखो, सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? समावेशी शिक्षा है, ठीक है। चोरी करने वाला बालक कहलाता है समस्यात्मक, मंद बुद्धि, पिछड़ा, प्रतिभाशाली, क्या कहलाता है? समस्यात्मक बालक, ठीक है। 13वां, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति के चिंतन में के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिगम, अधिगम मतलब सीखना होता है, लर्निंग, ठीक है। सृजनात्मकता, क्रिएटिव चिंतन, थॉट और तर्क, है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताओ? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होगा। क्या बोल रहे हैं? नए संबंधों का ज्ञान होता है, नई चीजें वो क्रिएट करना सीख जाता है, तो नया जो आया वो सृजनात्मक ही होगा, तो बी आंसर है, समझ रहे हो? 14, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता क्या है? जो ज्यादा जीनियस होते हैं वो लोग का निगेटिविटी क्या हो जाता है? प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते कई बार क्या आ जाता है? ईगो आ जाता है, तो वो क्या करते हैं? अधीरता, जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। टीचर कोई समझाने लगते हैं, मतलब कई लोगों को मैं देखता हूं कई बार क्लास में, जब कोई टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वहीं पे बीच में बोलना चालू कर देते हैं और बताना, हाँ सर मैं यहां गया था और ये चीज मैं देखा था, अब वो बीच में इंटरप्ट कर दिए, रिदम क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ये क्या चीज है? आपको अच्छा सीखना है ना, तो अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, अच्छा लिसनर बहुत जरूरी है। कब आपको चुप रहना है, कब आपको बोलना है, कब आपको हंसना है, कब आपको नहीं हंसना है, चुप रहना, सब आपको पता रहना चाहिए, तब आप अच्छा बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे? क्लास में सीख पाओगे, है ना। तो यहाँ पर कभी कभी अधीरता व ध्यान केंद्रित नहीं करते वो लोग, मेरे को तो पता है, मैं तो पढ़ लूंगा घर में या पढ़ लूंगी घर में, इस तरीके की। समावेशी शिक्षा की सफलता किस पे निर्भर करती है? सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, या उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर? समावेशी शिक्षा की सफलता कैसे सक्सेस होगा? समावेशी शिक्षा देखो, सामाजिक सहयोग पर, क्या सोसाइटी का सहयोग मिल जाएगा तो क्या आप क्रिएटिव रूम बना लोगे, पढ़ा लोगे? नहीं मिल। उच्च शिक्षा के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, मतलब अच्छा शिक्षा के मतलब लर्निंग का आपके पास टूल आ गया, तो क्या टूल आ गया बस उससे समझा लोगे आप? नहीं समझा पाओगे जब तक आपके पास अच्छे टीचर वगैरह नहीं है। उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तक, बहुत अच्छा पुस्तक बना दिया, समझाने वाला कोई नहीं, कैसे करोगे? शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, उनके नेचर में, उनका जो पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंज करेंगे बच्चे को देख के। कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, उसको अच्छे से मैथ्स को बता दिए। कोई बच्चा, कोई समझ में आ गया आपको कि ये किस तरीके की स्पेशल है, कौन से कैटेगरी में आता है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करके अच्छे से पढ़ा दिए, थोड़ा सा स्पेशल उसको गाइडेंस दे दिए तो वो बढ़ जाएगा। तो ये है अभिवृत्ति में बदलाव, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्रिएटिविटी में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। क्रिएटिविटी में किसकी जरूरत नहीं पड़ती? क्रिएटिव होने के लिए क्या जरूरत नहीं पड़ता? डेवलपमेंट। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी। भाषण, खेल की जरूरत पड़ती, खेल से व्यक्ति क्रिएटिव बनता है, सीखता है कि कैसे खेलना है, कैसे टीम लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड करनी है ना। कहानी लेखन में भी क्रिएटिव सोचने की क्षमता बढ़ती है। निर्माण संबंधी क्रियाएं, कुछ नया बनाओगे तो, लेकिन भाषण से कोई मतलब नहीं ज्यादा कुछ। इन देखो, भाषण का भी मतलब होता है, लेकिन इन सब में आपको चुनना है ना। भाषण का भी मतलब होता है क्रिएटिव होने में, आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन भाई इसमें आप चूज करोगे तो ये आएगा, ये कम जरूरत पड़ती है, मतलब इसकी आपको वही चूज करना है।
बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये स्पीयरमैन ने किया, पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको याद रखना। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। निम्न में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। क्रिएटिविटी का मेन तत्व क्या नहीं है, क्या जरूरत नहीं है क्रिएटिविटी के लिए? मौलिकता जरूरी नहीं है, अनुशासन जरूरी नहीं, धारा प्रवाहिता जरूरी नहीं, लचीलापन जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? देखो, मौलिकता, मौलिकता मतलब कुछ अलग होना। ये देखो, यहां पे देखो, धारा प्रवाहिता जैसे है, ये तो क्या जरूरी नहीं है बोल रहे हैं। ये जो मौलिकता जरूरी है, क्रिएटिव होना मतलब अलग होना चाहिए, तभी तो क्रिएटिव होगा, तो ये जरूरी है। धारा प्रवाहिता, फ्लो होना चाहिए उसमें, तो वो जरूरी है। लचीलापन, आप फ्लक्चुएट हो, आपको लगे ये अच्छा नहीं बना है, तुरंत आप दूसरा क्रिएटिव चेंज कर दो, वो होना चाहिए। अनुशासन का क्या जरूरत है? नहीं होगा तो भी क्रिएटिव हो जाओगे। आप एक दिन में बनाओ, 3 दिन में बनाओ, क्रिएटिव तो है ही ना वो। मतलब जैसे अपन स्टेच्यू बनाने का एग्जांपल ले रहे हैं, अब आप उसको अनुशासन में अब 10 से 5 बनाओ, जरूरी थोड़ी है। आपका मन करे 12 बजे रात को उठ के बनाए, 12 बजे रात को उठ के बनाओ, आप क्या दिक्कत? अनुशासन इसके कंपैरिजन में कम जरूरत है, इसका भी जरूरत है, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में कम जरूरत है अनुशासन में। तो देखो, आप लेट से कंप्लीट करोगे तो भी वो क्रिएटिव कहलाएगा, जल्दी कंप्लीट करोगे, टाइम में कंप्लीट करोगे तो भी वो क्रिएटिव कहलाएगा। आपने कुछ यूनिक चीज बनाई ना। कई साइंटिस्ट 5 साल में रिसर्च कर लेते हैं, कई लोग 10 साल में करते हैं, तो क्या 10 साल में किया वो क्रिएटिव नहीं है क्या? वो भी क्रिएटिव है। मौलिकता मतलब यूनिकनेस, यूनिक होना चाहिए, ऐसा दूसरा नहीं बनना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, आपका कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना, ऐसा है ना। चलो, इस तरीके से दिमाग लगा। बालकों के द्वारा सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल द्वारा, मतलब आप क्रिएटिव किए तो कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं? नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा, हास्य भाव द्वारा, उपरोक्त सभी। किस तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं? सब तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। इस तरीके के सवाल आपको इसमें, इस टॉपिक में इससे ज्यादा पढ़ने का एकदम जरूरत नहीं है। ये पढ़ लो, इसको समझ लो, एक बार रीड कर लेना। रटना सिर्फ किसको है? जो स्टेटमेंट्स है उसको रट लेना, थोड़ा याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का बहुत सारा पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे, इतना सॉल्व करोगे ये टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। एकदम प्रिपेयर हो आप इस टॉपिक के लिए। और इस टॉपिक में आप देखोगे टीटी पेपर में, एक पेपर में 6-6 सवाल आया है इस टॉपिक से, तो थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़। इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैं पहले कवर करवा रहा हूँ, उसी के अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ोगे, यहां पर अटेंटिव रहोगे तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक, तो इतना अपन कवर करते हैं आज, नेक्स्ट फिर अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं है? चलो, थैंक यू सो मच। लाइव वालों को कोई डाउट नहीं है? चलो, कल मिलते हैं फिर। इसका पीडीएफ शेयर हो जाएगा आप लोग को एप्लीकेशन पे, आप लोग को तो खैर ग्रुप बना के दे देंगे, और लाइव वालों को एप्लीकेशन पे अनाउंसमेंट सेक्शन में शेयर हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।